देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा, तो देखो इस क्लास में तो हम लोग पढ़ रहे थे कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट हम लोगों ने पूरा कर लिया था, और जो भी बाकी क्वेश्चंस है जो तुम लोग का ऑलरेडी वहां पर आंसर्स दिया हुआ है, तो तुम लोग वहां से एक बार देख सकते हो, ठीक है। अगर उसको प्रैक्टिस कर लोगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछ सकते हो। मतलब देखो मैं कौन सा वाला बोल रहे हैं, जो तुम लोग का टेस्ट फॉर योर नॉलेज ना ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है ना, उसका बात कर रहे हैं। बाकी तो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम हाँ बोलो। मैम अगर 2 नंबर्स का समझा दिया टेस्ट योर नॉलेज का। अच्छा 2 नंबर, ठीक है, समझा देंगे। अच्छा गुड इवनिंग शोभी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये एकदम छोटा सा एक टॉपिक है, और इसमें से आने से क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, और काफी आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। अब एवरेज ड्यू डेट, ये क्या कंसेप्ट है इसका, देखो। एवरेज ड्यू डेट मतलब क्या होता है, बोलो। तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर चुके हो, मुझे ये बताओ कि ड्यू डेट क्या होता है, मतलब ये क्या है, कैसा डेट है ड्यू डेट का मतलब। बोलो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोगों ने कितना डिटेल्स में किया, सारा चीजें डिटेल्स में करते हैं। मैम जिस दिन पैसा मिलेगा। हाँ, मिलेगा या देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरा पेबल या Yes, रिसीवेबल डेट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा मिलेगा ही, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर डेट, जिस डेट पे पैसे का ट्रांजैक्शन करना है हमें, ठीक है। अगर हम लोगों ने किसी से कुछ परचेस किया तो उसको पे करना है, अगर किसी ने हमसे परचेस किया है तो उसको पे करना है। लेकिन एक्चुअली ड्यू डेट पे पेमेंट या रिसिप्ट नहीं होता है, वो अगर बिल होता है, ठीक है। नॉर्मली ड्यू डेट पे ही होता है, लेकिन अगर वो मतलब जो डेट आ रहा है वो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से आ रहा है, तब उस पे डेट और 3 दिन ग्रेस लगा के वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब सारा का सारा ट्रांजैक्शन थ्रू बिल्स के हो ये तो जरूरी नहीं। तो बिल्स में हम लोग मैच्योरिटी डेट भी निकालते हैं, जो कि 3 दिन ग्रेस के साथ होता है, तो ये नया नहीं है, ये हम लोगों को पता है। और यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब अगर पूछे तो ड्यू डेट का मतलब ऐसा एक डेट जिस दिन पे हमें पैसा देना है या पैसा हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब ये एवरेज ड्यू डेट का मतलब, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, देखो। तो एवरेज मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे हो ना, एक चीज, जैसे तुम लोग अपना जो मान लो एग्जाम होता है, उसका जब परसेंटेज बताते हो, मान लो किसी को 12 में मिला है फॉर एग्जांपल 70%, ठीक है। तो क्या उसको सारे सब्जेक्ट में 70% मिला है, या फिर उसका जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उसमें 70% ओवरऑल मिला है, बोलो। एक बार में जब बता रहे, मतलब अगर किसी का कितना सब्जेक्ट होता है, लगभग 7 सब्जेक्ट होता है, सपोज अगर 5 5, अच्छा 5 सब्जेक्ट ही अगर हो रहा है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स अगर हो रहा है, तो अगर कोई बोल रहा है कि उसे 72% मिला है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर एक पेपर में 72 मिला है, क्या ऐसा बात है, क्या ऐसा जरूरी नो है? नहीं, नो मैम। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पांचों सब्जेक्ट का एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो स्टैटिस्टिक्स में तो एवरेज हम लोगों ने यही समझा था ना, एवरेज का मतलब यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर हमें ड्यू डेट जो है उसको एवरेज करना है। मतलब जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से गुड्स परचेस करता है, ठीक है। तो कौन परचेजर हो जाएगा? मिस्टर ए, ठीक है। और कौन सेलर हो जाएगा? मिस्टर बी। तो बोलो पैसा किसको मिलेगा और किसको देना पड़ेगा, बोलो किसको बी पैसा को मिलेगा? मिलेगा, ए को देना होगा। बी को मिलेगा, अच्छा हाँ, बी को मिलेगा। तो ये कौन है? रिसीवर, ठीक है। और ये कौन है? ये है पेयर, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं इसको पैसा पे करना पड़ेगा, ये पेयर हो जाएगा, ये रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो
इन दोनों में ट्रांजैक्शन होते रहता है, क्योंकि मिस्टर बी का क्रेडिटर है मिस्टर ए। ये जो अपना दुकान चलाता है, जब भी इसको गुड्स का जरूरत होता है, मान लो इसका ग्रोसरी शॉप है, जब भी कुछ जरूरत होता है तो मिस्टर ए से ही वो खरीदता है, तो उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। तो पेमेंट का डेट भी तो होता है ना, मतलब मान लो ये मिस्टर ए तो कुछ तो बोलेगा ना कि ये पैसा आप नेक्स्ट वीक कितने तारीख के अंदर दे दीजिएगा, फिर वो वाला पेमेंट उसके बाद कर दीजिएगा। तो जो मतलब मिस्टर बी है वो अपना कुछ ना कुछ तो डेट बताता ही होगा कि ये पैसा मुझे मिलेगा, वो पैसा मुझे मिलेगा। तो सपोज मान लो 2 जैन, ठीक है, 2 जैन 2021 में, नहीं तो एक काम करते हैं, अभी का ही डेट लिख लेते हैं। आज कितना है, 29 अक्टूबर है, 29 अक्टूबर 2021, ठीक है। आज एक पैसा मिलेगा, सपोज आज 5,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 29, 30, यहाँ पर 31 ले लेते हैं, 31 अक्टूबर, 31 का ही तो होता है, हाँ 31 का होता है 2021। यहाँ पर मिलेगा सपोज 15,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 9th वाला मंथ कर देते हैं, नहीं तो फिर फ्यूचर केस हो जाएगा ना, हाँ तो फिर अजीब सा लगेगा जो हमारा एग्जाम्पल है। 31 अक्टूबर, सॉरी सितंबर। अच्छा, नवंबर का मान लो फर्स्ट नहीं, जैसे मान लो 5 नवंबर को, सॉरी अक्टूबर को मिलेगा। मैम मैम हाँ? 31 9 नहीं 30 हुआ ना। हाँ, इसमें 30 हो जाएगा, करेक्ट, इसमें 30 हो जाएगा। और ये 7 तारीख को मान लो एक पैसा मिलने वाला है 2021, ये मान लो मिलने वाला है, कुछ भी ले लेते 2,000, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा मिस्टर ए से मिस्टर बी को टोटल कितना मिलेगा, 5,000, 15,000, 15 5 20, 20 और 10 30, और ये 32,000, ठीक है, 32,000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मिस्टर ए को पैसा पे करना है, ठीक है। तो हम लोग सोच लो कि मिस्टर ए के तरफ से सोच रहा है, तो मिस्टर ए को पैसा पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को एक बार 29 सितंबर को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। हम मिस्टर ए के तरफ से लिख रहे हैं 5,000। एक बार 30 सितंबर को पे करना पड़ेगा 15,000, ठीक है। और एक बार 5 अक्टूबर को पे करना पड़ेगा 10,000, ठीक है। और एक बार 7 अक्टूबर को पे करना पड़ेगा 2,000। टोटल पे करना पड़ेगा 32,000, ठीक है। अच्छा, अब मिस्टर ए के तरफ से हम लोग सोच रहे हैं हम लोग मिस्टर बी के तरफ से भी सोच सकते हैं, हम लोग पेयर के तरफ से सोच रहे हैं, मतलब खुद को एक बार मिस्टर ए हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। बी से भी होगा तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार मिस्टर ए के तरफ से एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए सोच रहा है मुझे ये इतने बार पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बार उसे मिस्टर बी के पास जाना पड़ेगा, एक बार 29 तारीख को, एक बार 30, एक बार 5, एक बार 7। और अगर ऑनलाइन पे भी ट्रांसफर आजकल होता है तो उसपे भी तो याद तो रखना पड़ेगा ना कि मुझे इतने इतने तारीख को पेमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ये बोले कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये अलग अलग डेट पे पेमेंट ना करके ये टोटल 32,000 का पेमेंट एक सिंगल डे पे कर देंगे, ठीक है। एक ऐसा डेट बताइए जिस डेट पे ये पूरा हम पेमेंट कर देंगे। आपको तो 32,000 से मतलब है, हम ये पूरा पैसा आपको क्या करेंगे, एक सिंगल डे पे पेमेंट कर देंगे। इसमें से कोई एक बताइए या फिर कुछ और डेट बताइए, उस सिंगल डेट पे पेमेंट कर देंगे। सिंगल मतलब ये पूरे का रिप्रेजेंटेशन एक डेट से करना है, तभी वो क्या हो गया, एवरेज, ठीक है। जैसे पूरे सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन तुम लोग एवरेज करके कर रहे हो, ऐसे ही हमें ये पूरे डेट का एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंगल डेट चाहिए। ये सारे डेट को कंबाइन करके मुझे एक ही ऐसा डेट चाहिए जिसपे हम ये पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मिस्टर ए बोल रहा है हम एक काम करते हैं मिस्टर बी, हम आपको पेमेंट कर देते हैं 7 तारीख को, ठीक है, 7 अक्टूबर जो कि लास्ट डेट आ रहा है, इसमें पेमेंट कर देते। तो इसमें फर्क क्या होगा, सुनो। अगर मिस्टर ए 7 तारीख को पेमेंट करेगा तो उसमें लॉस क्या होगा, मिस्टर ए बोल रहा है हम 7 तारीख को आपको 32,000 पेमेंट कर देंगे, तो इसमें लॉस किसका है बता सकते हो। अगर मिस्टर ए बोल रहा है कि हम 7 तारीख को इंक्लूडिंग माई 2,000 हम पूरा 32 आपको पेमेंट कर देंगे, तो इसमें किसका लॉस है, किसी का लॉस लग रहा है, मिस्टर बी का। क्यों लॉस है बताओ। मैम क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ये हो जाएगा, पैसा का वैल्यू। हाँ, वैल्यू कम होते जाएगा। तुम लोग टाइम वैल्यू मनी में पढ़ रहे हो। अगर मान लो ए ये 5,000 29 तारीख को दे देता, तो क्या बी उस पैसे को बिजनेस में यूज करके उसको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता था, मतलब उससे अर्निंग नहीं कर सकता था, सोच के देखो, है ना।
मतलब ये 5,000 जब बाद में मिल रहा है तो उसका वैल्यू कम नहीं हो जा रहा है, कुछ दिन बाद भी होगा, पैसे का वैल्यू तो ऑलवेज टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। तो एक बात सोचो कि मिस्टर बी को अगर ये 5,000 पहले मिल जाता तो वो कम से कम इतने दिन में कुछ ना कुछ उस पैसे को एज ए कैपिटल यूज कर लेते, ठीक है, डेटर से पैसा मिला, उस कैश को बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो उनको रिटर्न मिलता। 15,000 का रिटर्न भी उनके हाथ से गया, 10,000 का रिटर्न भी उनके हाथ से गया, वो 32,000 पूरा जिस टाइम पे ले रहे उस टाइम पे उसको इतने पीरियड का इंटरेस्ट लॉस होगा। बोलो होगा कि नहीं? मिस्टर बी का इंटरेस्ट लॉस होगा कि नहीं, मतलब उनका रिटर्न लॉस होगा कि नहीं? क्या ये बात समझ में आया? Yes, ma'am. है ना, इंटरेस्ट लॉस होगा। और गेन किसको होगा? गेन किसको होगा? एक मिस्टर ए को ए को, ठीक है, ए को गेन होगा। और अच्छा अगर हम लोग रिवर्स देख ले कि मिस्टर बी ऐसे बोल दे आप एक काम करो 29 तारीख को ही सारा पेमेंट कर दो, ठीक है, 29 तारीख को 32,000 पेमेंट कर दो, बोल ही सकता है। मतलब ऐसा अगर मिस्टर ए चालाकी कर रहा है कि हम 7 तारीख को सारा पेमेंट करेंगे तो मिस्टर बी भी बोल सकता है आप 29 तारीख को ही पेमेंट कर दो 32,000 का, ठीक है। मतलब अब वैसे देखो 29 तारीख तो चला जाएगा, उसके बाद ही ये सब हुआ होगा। तो जो भी हो, वो अगर प्रीवियस डेट बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि आप एक काम करो उसके पहले पेमेंट कर दो, तो मतलब आप ये जब सेल करोगे आपको पता है इतना इतना खरीदना है, 29 तारीख को पेमेंट कर दो, तो इस पे लॉस किसका होगा? अगर बाई चांस 29 तारीख को ही सारा पेमेंट करना हो, बाद में इस डेट पे परचेस होगा, लेकिन 29 तारीख को ही 32,000 का हम लोग पेमेंट कर देते हैं प्रीपेड के हिसाब से, ठीक है, एडवांस के तरह, तो किसका लॉस होगा अगर पेमेंट कर देंगे पहले? मिस्टर ए का मिस्टर ए का, ठीक है, मिस्टर ए का लॉस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा एक डेट कैलकुलेट करना चाहते हैं जहां पर ना तो मिस्टर ए का लॉस हो या गेन हो, ना तो मिस्टर बी को लॉस हो या गेन हो। ऐसे डेट को बोला जाता है एवरेज ड्यू डेट। मतलब ऐसा एक डेट जो हमें किसी पार्टी को आइदर द क्रेडिटर और द डेटर, मतलब पेएबल पार्टी हो या रिसीवेबल पार्टी हो, किसी को भी प्रॉफिट या लॉस ना दे, ऐसे डेट को बोला जाता है एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट इसीलिए कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट का जो कैलकुलेशन है उसका रीजन यही है कि एवरेज ड्यू डेट इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि आइदर पार्टी को किसी को भी प्रॉफिट या लॉस का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा ये देखो दिया हुआ है, इन बिजनेस एंटरप्राइज ए लार्ज नंबर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स बाय एंड फ्रॉम ए सिंगल पार्टी में ऑकर एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे बहुत ज्यादा एक ही पर्सन से हमारा रिसिप्ट पेमेंट वाला कैलकुलेशन चलते रहता है। टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व फॉर सच ट्रांजेक्शन द आइडिया ऑफ एवरेज ड्यू डेट हैज बीन डेवलप, ठीक है। तो मैंने तो तुम लोग को एकदम प्रैक्टिकली बता दिया कि कंसेप्ट क्या है, इसको पढ़ने का वैसे जरूरी भी नहीं है कि पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, थियोरिटिकल तो कुछ आने वाला है नहीं इससे, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लिखवा देते हैं, क्या हमें मेन पॉइंट याद रखना है। एवरेज ड्यू डेट क्या होता है उसको थोड़ा लिख लेते हैं, चलो। एवरेज ड्यू डेट मीन्स such equated date on which a single total payment may be made in lieu of different payment on different dates without any loss or gain of interest to either party या ईदर पार्टी, ठीक है। तो ये देखो जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट यहाँ पर देखा वही चीज मैंने लिखवाया है। क्या लिखवाया देखो, द एवरेज ड्यू डेट मीन्स, एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है एक ऐसा डेट ऑन विच, जिस दिन पे एक सिंगल अमाउंट अगर हम लोग पे करते हैं, ठीक है, पेमेंट मे बी मेड इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स, ठीक है, अलग अलग पेमेंट की जगह एक सिंगल अमाउंट अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट करते हैं, जिस डेट पे पेमेंट करने पे क्या होगा, ये देखो इन ल्यू ऑफ डिफरेंट पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट, मतलब डिफरेंट डेट पे डिफरेंट पेमेंट करने के जगह पे, इन ल्यू ऑफ मतलब उसके बदले में, ठीक है, उसके बदले में अगर एक सिंगल डेट पे सारा का सारा अमाउंट पे करते हैं
तो उस पे हमें एक ऐसा डेट कैलकुलेट करना है ताकि उससे किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस या गेन ना देखना पड़े, ठीक है, ना तो किसी को लॉस हो इंटरेस्ट का, ना तो किसी को गेन हो। ऐसे डेट को बोला जाता है एवरेज ड्यू डेट, और इसी को हमें कैलकुलेट करने सीखना है। सेकेंड पॉइंट, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो ये हम बताएंगे क्या होता है। एवरेज ड्यू डेट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैसे कैलकुलेट होगा हम बताएंगे। फिलहाल लिखो बेस डेट का मतलब क्या है, तब ये फॉर्मूला हम समझा सकेंगे, ठीक है। बेस डेट का मतलब क्या होता है, हाउ टू सिलेक्ट बेस डेट। बेस डेट मतलब समझ में आ रहा है एक डेट, ठीक है, लेकिन इसको हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अंडर दो केस आ सकता है। एक तो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, इफ गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बता दिया है कि इस डेट को बेस डेट मानो, ठीक है, देन फॉलो द क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन फॉलो करना है, देन फॉलो द क्वेश्चन। फर्स्ट ये वाला होगा। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है कि कौन से डेट को बेस डेट मानना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, देन टेकन द अर्लीस्ट ड्यू डेट ऑफ द गिवन ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बेस डेट हमारा कौन सा होगा। जब हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे हमें सबसे पहले बेस डेट का पता होना चाहिए। तो बेस डेट मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि ये मेरा बेस डेट है, तो ये सेकंड केस आ गया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि बेस डेट क्या है, तो हमें अर्लीस्ट ड्यू डेट मानना पड़ेगा। तो अर्लीस्ट मतलब जो सबसे नजदीकी ड्यू डेट है, ठीक है, सबसे नजदीक। तो इसमें से बोलो सबसे नजदीकी डेट कौन सा है, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, कौन सा डेट सबसे पहले आता है? 29/9, ठीक है। 29/9 ये हम लोग क्या मानेंगे, इस क्वेश्चन का बेस डेट। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसको हम लोग बेस डेट मानेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर कुछ बोलेगा तो हमको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या बेस डेट इनमें से कोई एक और मानने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? जरूर सॉल्व होगा, लेकिन उसमें डिफिकल्टीज आता है, ठीक है। अब डिफिकल्टीज क्यों आता है वो भी हम बताएंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं कि बेस डेट क्या होता है, ठीक है। तो बेस डेट मतलब ड्यू डेट के अंदर से ही एक डेट को बेस डेट मानना है, ठीक है। लेकिन कौन सा माने, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, ये इसके बिना भी क्वेश्चन होगा। अगर कोई भी डेट को बेस डेट मानोगे तो भी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें डेज कैलकुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। तो वो भी समझाएंगे प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे। तो फिलहाल बेस डेट मतलब यही मानो कि जो ड्यू डेट है उसका सबसे अर्लीस्ट डेट हमें बेस डेट मानना है। अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। फिर हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने होते हैं। कैसे काउंट करना है? नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेस डेट से लेके ड्यू डेट। तो इस ट्रांजैक्शन का डेज कितना होगा बताओ, इस ट्रांजैक्शन में डेज कितना होगा? इस ट्रांजैक्शन 29 तारीख है, 29 तारीख बेस डेट है, इसका ड्यू डेट भी 29 है, तो 29 से 29 कितना दिन होता है? 29 से 0, ठीक है। अच्छा, 29 से 30 कितना दिन होता है? 29 सितंबर से 30 सितंबर कितना दिन होता है? 1, तो एक दिन। अब 29 से 5 अक्टूबर कितना दिन होगा बताओ? 6 होता है, देख लेते हैं। 30, 1 2 3 4 5, ये 6 डेज होगा। अच्छा, यहाँ पर 5 में अगर 6 दिन होगा तो 7 में कितना होगा? 6 8, ठीक है।
तो ये होता है डेज कैलकुलेशन, मतलब ड्यू डेट से लेके हमें बेस डेट से लेके हर एक ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट तक हम लोगों को दिन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाला हमेशा जीरो आएगा, पहले वाला मतलब जिसको बेस डेट मानेंगे वो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वहां पर ड्यू डेट भी जो है बेस डेट भी वही है, तो वहां जीरो आएगा। तो ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन का सिस्टम हो गया, लेकिन इतना आसान नहीं रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहता है। मैंने यहाँ पर वो एकदम नजदीकी डेट ले लिया है 29, 30, 5, 7, तो फिर ये आसानी से निकल गया। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इतने आसानी से नहीं निकलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज का मतलब ये है, इस तरह से कैलकुलेट करना। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लूडिंग बेस डेट, ठीक है। बेस डेट को हमें काउंट नहीं करना है, वो हम लोग एक्चुअली बेस डेट काउंट किए भी नहीं कर रहे हैं, देख लो तुम लोग। अगर 29 से 30 तारीख जाएंगे तो 29 और 30 दोनों को मान लेते तो 2 दिन हो जाता ना, हमें 29 नहीं मानना है, उसके बाद देखना है कितना दिन बचता है, तो 1 दिन बचता है। 29 को छोड़ के 30, क्योंकि सितंबर 30 दिन का होता है, फिर अक्टूबर में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 दिन, और उधर 1 दिन, 6 दिन हो गया, और इधर 8 दिन। तो हम लोग बेस डेट को हटा के ही मान रहे हैं, तो हमें एक्सक्लूडिंग बेस डेट जो है वो उस हिसाब से अपने डेज को कैलकुलेट करना चाहिए। अच्छा, 5th नंबर, if due date is a holiday, अगर ड्यू डेट जो है वो हॉलीडे होता है तो सेम जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रूल्स था वैसे ही होगा, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ही होगा। अगर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन बिल्स के थ्रू से किया है तो बिल्स पेएबल या रिसीवेबल का कंसेप्ट अगर है तो हमें वहां पर ग्रेस पीरियड वगैरह ऐड करना पड़ता है, तो हमें वहां पर हॉलीडे का क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा बताओ। जो बिल्स में था, अगर मेरा ड्यू डेट जो है हॉलीडे पे होता है तो उस पे कौन कितने सारे केसेस होते हैं, 2, एक पब्लिक हॉलीडे और एक होता है अचानक से सडन हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडे पे क्या लिया जाता है, बोलो कैसे ट्रांजैक्शन हम लोग एक दिन पहले ही ले लिया जाता है, 1 दिन पहले ही ले लेंगे, करेक्ट। फॉर पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे में संडे भी आता है, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे, ठीक है। ड्यू डेट इक्वल टू 1 डे बिफोर द ड्यू डेट। पॉइंट बी, फॉर सडन हॉलीडे, ठीक है, फॉर सडन हॉलीडे, जैसे कि कोई स्ट्राइक वगैरह हो गया। सडन हॉलीडे तभी होता है ना जब कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाता है, तो सडन हॉलीडे हो गया तो उस केस में ड्यू डेट क्या होगा, 1 डे आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद वाले दिन लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, देखो हम लोगों ने यहाँ पर बेस डेट सीखा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ अमाउंट मतलब ये वाला, ये देखो 32,000, ये तो मैं क्वेश्चन में देगा। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मेट क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या होगा वो लिख के दिखाते हैं। तो ये मैंने कितना नंबर पॉइंट लिखा, 5 नंबर। 6 नंबर पे हम फॉर्मेट लिख के दिखाते हैं कैसे करके होगा फॉर्मेट। हम लोग एक कॉलम बनाएंगे डेट का, फिर ड्यू डेट का, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। ये फॉर्मेट हमारा होना चाहिए। तो डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। तो इसमें डेट कौन सा होगा, डेट कौन सा लिखेंगे, अगर तुम लोग ये मेरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा था उसका अगर देखो तो डेट ये सब लिखना पड़ेगा, 29, 30, 5, 7, ठीक है, ये डेट के कॉलम में चला जाएगा। ड्यू डेट, अब देखो ये सभी तो ड्यू डेट है। मान लो ट्रांजैक्शन 29 तारीख को जो पेमेंट करना है उसका ट्रांजैक्शन 20 सितंबर को हुआ था, हो ही सकता है अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि 20 तारीख जो परचेस हुआ था उसका पेमेंट 29 तारीख करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू डेट में वो डेट
जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो आज ट्रांजैक्शन हुआ है, आज 29 अक्टूबर है और पेमेंट करना है इसका 5 नवंबर को, तो फिर मेरा जो ट्रांजैक्शन डेट है वो यहाँ पर चला जाएगा, ड्यू डेट यहाँ पर चला जाएगा, अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये सारे पॉइंट क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। नंबर ऑफ डेज तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डेट को बेस डेट मानेंगे, उससे लेके नेक्स्ट ड्यू डेट का, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ड्यू डेट तक का जितना दिन होता है उसको हम लोग डेज लिखेंगे। अब रहा प्रोडक्ट का बात, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, अमाउंट और नंबर ऑफ डेज का, हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज करने पे जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज, तो जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा उसको, ये देखो अब यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख देंगे, यहाँ पर टोटल ऑफ अमाउंट लिख देंगे, यहाँ बेस डेट लिख देंगे। प्लस माइनस में माइनस वाला पॉइंट बाद में बताएंगे क्यों माइनस हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग प्लस वाला ही समझते हैं, प्लस करके जो डेट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 7। किस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे यहाँ पर इस टॉप, मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तुम लोग को 4 केसेस मिल जाएगा, ठीक है। लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, और लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट और डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये 4 पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है, 4 पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन आएगा। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ average due date where one party is involved, पहला। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर टू पार्टीज हो जाएगा, फिर 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी होगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट का बात आएगा तब भी हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हैं कि सारा इंस्टॉलमेंट एक ऐसे सिंगल डेट पे दे जिससे कोई भी पार्टी को लॉस या गेन नहीं होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये 4 चीज हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। देखो हमारा फ्रेमवर्क जो है इसका ऑलरेडी कंसेप्ट तो समझ में आ ही रहा है हमें। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो एक इलस्ट्रेशन 1 मिल रहा है हमें, ये देखो द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स। ये देखो कुछ अमाउंट है जो कि पे करना है, 500 रुपीज 3 जुलाई को, 800 रुपीज 2 अगस्त को, 1000 रुपीज 11 सितंबर को। सजेस्ट ए डेट, एक डेट सजेस्ट करो, एक सिंगल डेट, ये तीनों के जगह पे एक डेट, ठीक है, मतलब 3 की जगह एक, ठीक है, 3 डेट की जगह एक डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड, सारे के सारे बिल्स हम लोग पे कर पाए विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए, ना तो बिल का पैसा देने वाले को, ना तो बिल का पैसा जिसको मिल रहा है, मतलब ना तो रिसीवेबल पार्टी को ना तो पेएबल पार्टी को, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चन इस तरह से देगा, जैसे ही ये ऐसे बोलेगा मतलब हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे सोल्यूशन है, उसको नहीं देखते हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन इतना तक ही है, ठीक है, क्वेश्चन इतना तक ही है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्मेट बताया, देखो इस फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 ड्यू डेट, पहले एक डेट का कॉलम होगा, ठीक है, डेट और ड्यू डेट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हमें डेट का कॉलम का जरूरत है, क्योंकि हमें क्या अलग से कोई डेट बताए या फिर ये डायरेक्टली ड्यू डेट
ड्यू डेट बता दिया ना, ये देखो पढ़ के देखो, ऑन ड्यू डेट, तो हमें अलग से कोई डेट नहीं बताए तो हम लोग डायरेक्ट ड्यू डेट से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये लिख भी देते हो तो ये ब्लैंक रखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख भी देते हो तो ब्लैंक रखना पड़ेगा। जैसे हम दिखा देते हैं, देखो मैंने फॉर्मेट में डेट जरूर लिखा है, लेकिन अब इसका यूज नहीं होगा तो इसको ब्लैंक रखेंगे। डेट ड्यू डेट, उसके बाद क्या लिखा है मैंने, डेट ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज, अमाउंट नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट। तो इसको तुम लोग ऐसे टेबल फॉर्मेट कर लेना, लेकिन जो भी करना है तुम लोग को स्केल वगैरह यूज करके ही करना है, ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है। अमाउंट नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट, लगभग इतने जगह में हो जाएगा, ज्यादा तो ट्रांजैक्शन है नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो, जो ड्यू डेट है वो हम लोग के पास अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन डेट हमारे पास नहीं है। 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 जुलाई, ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है, 2 अगस्त और 11 सितंबर, हाँ 11 सितंबर। अच्छा ये ड्यू डेट दिया हुआ है और पेमेंट करना है 500, 800, 1000, 500, 800 और 1000। हम लोग नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। नंबर ऑफ डेज निकालने का प्रोसेस क्या है ये देखो, नंबर ऑफ डेज इज काउंटेड फ्रॉम द बेस डेट टू द ड्यू डेट, बेस डेट से ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग ड्यू डेट। और बेस डेट इज कौन सा होगा, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा, या तो क्वेश्चन में बताएगा या तो हमें खुद से चूज करना पड़ेगा। बोलो क्या इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ड्यू डेट किसको मानना है, क्वेश्चन बस इतना सा ही है, बोलो क्या इस क्वेश्चन में बता रखा है? नो मैम। नहीं बताया तो हम लोग अपने मन से चूज करेंगे, बोलो कौन सा अर्लीस्ट ड्यू डेट है, उसी पे क्वेश्चन आसान होगा, इसीलिए हम 3 लोग जुलाई। 3 जुलाई, ठीक है। तो हम लोग 3 जुलाई को बेस डेट लेंगे, तो नंबर ऑफ डेज टेकिंग यहाँ पर लिख देते हैं, कौन सा डेट हम लोगों ने बेस डेट लिया है, टेकिंग 3 जुलाई, जुलाई मतलब कितना 7, 37 एज बेस डेट, ठीक है। अच्छा तो फिर हमें क्या करना है, डेज कैसे कैलकुलेट करना है, बेस डेट टू ड्यू डेट, तो पहले वाले ट्रांजैक्शन का बेस डेट 3 जुलाई, ड्यू डेट भी 3 जुलाई, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 3 जुलाई से 3 जुलाई कितना दिन होता है, और एक्सक्लूडिंग बेस डेट लेना है तो फिर 0 डेज। अच्छा अब 3 जुलाई से 2 अगस्त बताओ कितना दिन होगा, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, 30। देखो कैलकुलेशन हम बताते हैं कैसे होगा, एक बार समझा देते हैं, बिल्स में भी मैंने सिखाया था, सेम वैसे ही करना है। तो पहले ये बताओ जुलाई कितने दिन का होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि वो 31, ठीक है, तो ऑल्टरनेट होते रहता है ना, तो 31 में से 3 जुलाई हमें माइनस कर देना है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द ड्यू डेट, तो 3 दिन माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 28। 28। और 2 अगस्त, तो अगस्त का 2 दिन, ठीक है, 2 दिन, तो कितना हो जाएगा 30, इस हिसाब से 30 हो रहा है, ठीक है, इस हिसाब से 30 होगा। नेक्स्ट ये देखो 3 जुलाई जो मेरा बेस डेट है वहां से लेके 11 सितंबर जो मेरा ड्यू डेट है, तो बताओ कितना होगा, जुलाई का तो हो गया मेरा 28 दिन, अभी अभी देखा हम लोगों ने। अगस्त कितने दिन का होता है, अगस्त कितने दिन का होता है, 31 या 31। अच्छा सितंबर का 11 तारीख तक 70 ले, दिन। हाँ तो सितंबर का हम लोग 11 डेज लेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 डेज तक है, तो 8 1 9 1 10 3 4 5 3 2 5, हाँ 70 डेज हो जाएगा, ये हो गया 70, ठीक है। अब इनटू करो 500, अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। बताओ 500 इंटू 0, 800 इंटू 30, 24,000, 70,000, ठीक है। अच्छा अब हमें, हाँ अब फॉर्मूला देखो, बेस डेट हम लोगों ने चूज कर लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ अमाउंट, यानी प्रोडक्ट और जो अमाउंट कॉलम है उसका टोटल करना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट करो, टोटल ऑफ अमाउंट करो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 24,000 और 70,000 कितना हो जाएगा 94,000, और ये हो जाएगा 2300, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे हमारा ड्यू डेट, तो ड्यू डेट या फिर एवरेज ड्यू डेट बोल सकते हो, एवरेज ड्यू
डेट। ठीक है, आज हम लोग प्लस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माइनस नहीं लिखवा रहे हैं हम। तुम लोग एक बार ये मान के चलो कि हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला ही है, हम बाद में समझाएंगे कि माइनस कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू डेट हो जाएगा बेस डेट प्लस टोटल ऑफ अमाउंट, सॉरी टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। अच्छा, बेस डेट कितना है बताओ, अब इस क्वेश्चन में बेस डेट कितना है बताओ, इस क्वेश्चन का बेस डेट कितना है? 3 जुलाई। 3 जुलाई जो हम लोगों ने माना था। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 94,000। टोटल ऑफ अमाउंट कितना आया? 2,300। तो कैसे कैलकुलेट करना है? यहाँ 3 जुलाई लिखो, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम कैलकुलेटर यहाँ पर दिखाते हैं तुम लोग को कैसे करना है। 94,000 40.86। हाँ, 94,000 डिवाइडेड बाई 2,300 तो कितना आ रहा है? 40.86। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 40.86 अप्रोक्स है, अप्रोक्स डेज। ठीक है, तो कितना दिन हो जाएगा? 3 जुलाई प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे आगे, 3 जुलाई प्लस 40.86 है, तो इसको कितना दिन लिख सकते हैं? 41 डेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है यहाँ पर? जैसे मान लो अगर 40.2 होता तो हम लोग कितना डेज लेते? मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो एक बार कि अगर 40.2 होता तो हम लोग 40 डेज लेते, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट हमें नहीं लगाना है। ठीक है, ये कंसेप्ट भूल जाओ कि 40.2 मतलब 40 लेंगे और 40.8 मतलब 41 लेंगे, ये भूल जाओ। यहाँ पर हमें क्या क्या दिमाग में रखना है कि अगर पॉइंट आता है, अगर पॉइंट समथिंग आता है, अगर पॉइंट 003 भी आता है, जैसे भी पॉइंट के बाद जो भी आए, हमें जस्ट उसके बाद वाला डेटा ही लेना है। 40.2 में भी हमें कितना लेना है? 41। 40.8 में भी हमें 41 लेना है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? पॉइंट का डेटा आता है तो नेक्स्ट डिजिट लेंगे, ये चीज तुम लोग याद रखो। यहाँ पर मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से ही आ गया, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया। मान लो 40.2 आएगा तो तुम लोग 40 ले लोगे, गलत हो जाएगा। अब हमें 3 जुलाई से लेके 41 डेज तक काउंट करते जाना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि उस दिन कौन सा तारीख आएगा। तो जुलाई कितने दिन का होता है? हम यहाँ पर दिखाते कैसे करके करना है। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 का होता है। 31 से 3 चला गया, कितना बचा? 28। 28 दिन। अगस्त कितने दिन का होगा? 31। तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है, मुझे 41 डेज तक करना है, तो 41 डेज तक करेंगे तो ये टोटल 41 होना चाहिए। तो अगस्त का कितना तारीख आएगा यहाँ पर? अगर ये 41 होगा तो 12 या 13, ठीक से देखो। 13। 13, ये समझ में आया? मतलब मुझे क्या करना है? मुझे 3 जुलाई से लेके 41 डेज तक आगे जाना है और 41 डेज जो डेट आएगा वही मेरा ड्यू डेट होगा। तो जुलाई का 28 दिन, मुझे 41 डेज जाना है, 28 दिन टोटल, मुझे 41 चाहिए। मैंने अगस्त का 31 लिखा था, ये देखो अगस्त का 31 लिखा था, लेकिन उसमें मेरा कितना हो जा रहा है? 59, लेकिन मुझे तो 41 डेज आगे जाना है। तो मैंने क्या किया? टोटल को इधर लिख दिया, इसको बैलेंस कर दिया, 13 दिन ऐड करने पे हो जाता है 41। तो इसका मतलब डेट कौन सा आया? 13 ऑफ क्या आया? ये कौन सा मंथ है? 13 अगस्त। 13 अगस्त, ये मेरा एवरेज ड्यू डेट देखो। ये मेरा एवरेज ड्यू डेट है 13 अगस्त। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये इंटरेस्ट को समझाया है कि देखो इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है। जैसे ये देखो, अगर हम लोग 13 अगस्त से अगस्त को पेमेंट कर रहे हैं, तो 13 अगस्त को पेमेंट करने से लॉस ऑफ इंटरेस्ट कब होगा और गेन ऑफ इंटरेस्ट कब होगा? ये देखो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अगर डेटर मतलब जिसको पैसा पे करना है वो अगर 13 अगस्त को पे करेगा तो उसका लॉस कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे होगा? अगर वो 13 अगस्त को पे करेगा तो उसका लॉस कौन से ट्रांजैक्शन पे होगा? ठीक से सोच के मुझे बताओ कि कोई डेटर है जिस, हाँ बोलो। 11 सितंबर।
हाँ 11 सितंबर जो है, ये जो पैसा वो आगे दे रहा है, बात को समझो। ये पैसा उसे 11 तारीख देना था डेटर को, लेकिन वो 13 तारीख को ही सारा पेमेंट कर रहा है। ये दो पे तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि एक पैसा 3 जुलाई को देना था, जो पैसा वो 13 अगस्त को दे रहा है। 2 अगस्त वाला पैसा भी वो 13 अगस्त को दे रहा है। ये दोनों केस में उसको गेन है, लेकिन जो पैसा 11 सितंबर को देना था उसको 13 अगस्त को देना पड़ेगा। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें उसका लॉस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। यही चेक करेंगे कि एवरेज ड्यू डेट लॉस नहीं करवाता है। बोलो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच के देखो। यस मैम। समझ में आया कंसेप्ट? तो ये देखो, लॉस अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो लॉस कहां से कहां तक का होगा? 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक का, ठीक है। 11 सितंबर तक का लॉस होगा। और इंटरेस्ट मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है एट द रेट ऑफ 5%। तो कौन से अमाउंट पे लॉस होगा? बोलो अमाउंट कितना है? 11 सितंबर को जो 1000 पे करना था वो एडवांस कर दे रहे हैं, तो लॉस हो रहा है ना। पैसा मेरे पास नहीं रह रहा है, हम अपना पैसा दूसरे को दे रहे हैं, तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो कितना अमाउंट कितना लगा है? बोलो अमाउंट कितना लगा है? 1000। 1000, ठीक है। 1000 पे कितना मेरा लॉस हो रहा है? देखो 1000 इंटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चल रहा है, ठीक है। 1000 इंटू 5% और डिवाइडेड बाई 365 कर देते, क्योंकि ये 1 साल का है। 5% यहाँ पर लिख देते पर एनम, 1 साल का होगा तो पर एनम। तो मैंने कितने दिन पहले पैसा दे दिए? मैंने 11 सितंबर को जो पैसा देना था वो 13 अगस्त को दे दिया। मैंने कितने दिन पहले दिया? तो अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त होता है मेरा 31 डेज का। तो 31 माइनस 13 कितना होता है? कितना होता है देखो, यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेटर। 18। अच्छा 18 होता है क्या? 18, ठीक है। अगस्त का 18 और सितंबर का 29 डेज पूरा। हाँ हाँ। तो मैंने 29 दिन पहले पैसा दे दिया। जो पैसा मुझे 11 सितंबर को देना था वो अगर हम 13 अगस्त को दे रहे हैं, तो मैंने लगभग 29 दिन पहले पैसा दे दिया। तो इस वजह से मेरा लॉस कितना हो रहा है, मतलब जो डेटर है वो अपना काउंट कर सकता है कि उसका लॉस इतना हो रहा है। इसको चेक कर लो। 1000 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 5%। 3.97। हाँ, तो 3.97 मतलब अप्रोक्स 4 बोल सकते हैं। ₹4 का उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब ₹4 उसका लॉस हो जाएगा अगर वो पैसा अपने पास रखता, और टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको ₹4 उस पर गेन होता, जो नहीं होगा, ठीक है। तो उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। और गेन ऑफ इंटरेस्ट कितना है? देखो, जो पैसा उसको 3 जुलाई को देना था वो दे रहा है 13 तारीख को, 13 अगस्त को, और जो पैसा उसे 2 अगस्त को देना है वो भी दे रहा है 13 अगस्त को। तो ये दोनों पे क्या है? डेटर की तरफ से सोच रहे, ये दोनों पे डेटर का क्या है? गेन है कि नहीं बताओ? क्या यस ये मैम, दोनों डेटर का गेन है। डेटर का गेन है, मतलब जो पे कर रहा है। तो गेन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। गेन ऑफ इंटरेस्ट कहां से कहां तक? देखो फ्रॉम 3 जुलाई to 13th August and 3rd July to 13th August। तो चेक करते हैं। देखो 3 जुलाई को कितना पैसा देना था? 3 जुलाई को 500 रुपया देना था, ठीक है। 500 रुपया उसको 3 जुलाई को देना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% ही है, डिवाइडेड बाई 365। 3 जुलाई से लेके 13 अगस्त कितना दिन होता है? कितने दिन बाद दिया, मतलब डिले किया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो बोलो कितना बचत उसका हो रहा है? वो पैसा वो 3 जुलाई तक ही यूज कर सकता था, लेकिन उसने 13 अगस्त तक यूज किया। तो जुलाई का कितना दिन बचता है? जुलाई कितने दिन का होता है? 31 का होता है। 31 माइनस 3 कितना होगा? 28 जुलाई। और अगस्त का 13 तारीख। तो बताओ कितना होगा? 41, ठीक है। तो 41 डेज। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना गेन हो रहा है। 500 इंटू 5% इंटू 41 डिवाइडेड बाई 365, 2.80 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 2.80 ऊपर लिखती हूँ। मैम मैम हाँ? दोनों में तो आप एक ही डेट लिखे हैं, 3 जुलाई टू 13 अगस्त और 3 जुलाई टू 30। ओ अच्छा अच्छा, ये दूसरा वाला ट्रांजैक्शन वो कितना था? 2 अगस्त। अच्छा 2 अगस्त टू
13 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देखो, नेक्स्ट वाला अमाउंट कितना था, नेक्स्ट वाला था 800 रुपया। तो 800 रुपया ज्यादा यूज कर पाया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कितना उसका अर्निंग हो सकता है। 2 अगस्त तो 13 अगस्त कितना दिन होगा, कितना दिन एक्स्ट्रा यूज किया, ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 11 दिन है ना। अगस्त, ये तो 2 अगस्त है ना, 11 डेज। 11 डेज। तो चेक करो, 800 into 11 divided by 365 into 5% equal to 1.20। 1.20 कितना हो रहा है, 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया हो रहा है। तो 4 रुपया हम लोगों को लग रहा है गेन है, और इधर से देखे तो 4 रुपया लॉस है। तो क्या दोनों एडजस्ट नहीं हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन नहीं हो गया। अगर डेटर का 4 रुपया गेन है, 4 रुपया ही लॉस है, तो फिर एक ही बात हुआ ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो गेन है ना तो लॉस है। तो ये चीज, ये तुम लोग को करना नहीं, ये जस्ट प्रूव करके बताया कि एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा ड्यू डेट है जिसपे पेमेंट करने से ना तो कोई प्रॉफिट होगा किसी को, ना तो कोई लॉस होगा। ये प्रूव हो गया, ये जस्ट प्रूव के लिए, ठीक है, ये एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि कैसे नहीं होता है प्रॉफिट या लॉस। ये देखो, तो हम लोग को एक तरफ से देख के लग रहा है कि 13 अगस्त वाला पैसा वो 11 सितंबर, अब 11 सितंबर को देने की जगह 13 अगस्त देना पड़ रहा है, तो इसका लॉस हो रहा है। और अगर हम लोग देखें तो ये पैसा बहुत ही लेट से दिया, 13 अगस्त को दिया, जबकि 3 जुलाई और 2 अगस्त को देना था। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो इसका इंटरेस्ट, डेटर का इंटरेस्ट जो है वो गेन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है उस डेट का पेमेंट की वजह से। तो इसीलिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसीलिए एवरेज ड्यू डेट हमें इसी, ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन वही लिखा हुआ था, ऐसे एक डेट पे हमें देना है जहां पर किसी भी पार्टी का ना तो लॉस हो ना तो प्रॉफिट हो। इलास्ट्रेशन 2 देखो, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू डेट टू एक्स बाई वाई, ठीक है। तो y wants to pay off on 18th March, on 14th July, interest rate of 8% per annum is taken into consideration, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अमाउंट जो है ये ड्यू है टू x बाई y, ठीक है। y मतलब x को देना पड़ेगा, x के पास ड्यू है किसका अमाउंट, y को। y wants to pay, y पे करना चाहता है 18 मार्च को और 14 जुलाई को। दो ऑप्शन दिया है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। एक, अगर 18 मार्च को पे करेगा तो उसका क्या इंटरेस्ट होगा, अगर 14 जुलाई को होगा तो अगर उस पे इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन ए एंड इन बी, ये वाले डेट और ये वाले डेट पे अगर हम लोग पे करते हैं तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, आगे बस, और कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना एवरेज ड्यू डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट जिस डेट पे किसी का प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। अगर उसके बाद ये लोग 18 मार्च और 14 जुलाई का पे सोच रहा है तो उसमें क्या इंटरेस्ट का चेंजेस होगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। तो ड्यू डेट देखो क्या क्या है, 10th जैन, 26th जैन, अच्छा यहाँ ना और एक कॉलम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डेट लिख देते हैं, ठीक है, और ये ड्यू डेट लिखते हैं, तब जाके होगा। क्यों बता रहे, तुम लोग का भी जगह है तो लिख दो। यहाँ पर डेट का कॉलम होना चाहिए। 26th ऑफ जैन, 26th ऑफ जैन, 23rd और 18th अगस्त। 23rd जैन था कि मार्च था, मार्च था। 18th अगस्त संडे, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वेश्चन में संडे, और इसमें ये तो पता ही है हमारा रिपब्लिक डे है।
ड्यू डेट का चेंजेस हो सकता है अगर कोई हॉलीडे, सडन हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे हो। तो 10th जैन वाला ड्यू डेट क्या रहेगा बोलो? 10th जैन वाला ड्यू डेट 10th जैन ही रहेगा या कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? सोचो। 9th जैन, वाई? एक दिन आगे तब होता है अगर कोई हॉलीडे, तो 10th जैन थोड़ी ना कोई पब्लिक हॉलीडे है। वो तो अगर कोई हॉलीडे होगा तब हमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो 10th जैन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। 10th जैन जो है 10th जैन ही रहेगा। लेकिन 26 जैन अगर हॉलीडे आ रहा है, क्योंकि हमारा नॉन हॉलीडे है, तो हमें इसके पहले वाले डेट को लेना चाहिए। तो कौन सा डेट ड्यू डेट होगा? इसको नहीं मान सकते। कौन? 25, 25 ऑफ जैन, 23 ऑफ मार्च। तो ये तो कोई स्पेशल डे होता नहीं है, ठीक है। और कुछ सडन हॉलीडे का बात भी नहीं कर रहा है, तो फिर 3rd ऑफ जैन, 3rd ऑफ मार्च, 3rd ऑफ मार्च ही रहेगा। और 18 अगस्त क्योंकि ये संडे है, संडे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, तो उसका पहले वाला दिन तो कौन सा होगा? 17 अगस्त। 17th ऑफ अगस्त। अमाउंट लिख लेते हैं, 500, 1000, 3000, 4000। 500, 1000, 3000, 4000। अच्छा, अब बोलो बेस डेट किसको माने? उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे। बेस, हाँ, बेस डेट इक्वल टू 10th ऑफ जैन। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो 10th जैन से 10th जैन, बेस डेट से लेके ड्यू डेट, तो पहले वाले ट्रांजैक्शन का 0 डेज होगा हमेशा, ठीक है। 10 जैन से लेके 25 जैन कितना दिन होता है? 10 जैन, 10 को छोड़ के काउंट करना है, मतलब 11, 12 ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग ऐसे थोड़ी ना करेंगे, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 25 माइनस 10 कर दो, उतना कौन कैलकुलेट? 15 डेज, ठीक है, 15 डेज। अच्छा, 10 जनवरी से लेके 23rd ऑफ मार्च, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जैन का कितना दिन होता है? 31 डेज होता है। उसमें 10 दिन हटा दो, क्योंकि 10 तारीख तो हमारा आ रहा है, तो 10 दिन हट जाएगा। 72 डेज। अच्छा, जैन का 21, फेब का कितना दिन होगा? ये कौन सा साल है? 28 नहीं, ईयर कुछ तो बताया नहीं है, कुछ नहीं दिया है। 28 मानेंगे। तो 28 मानेंगे, ठीक है। देखो, फेब का लीप ईयर भी तो होता है ना, कुछ नहीं बोला है तो 28 मानेंगे, तो मतलब लीप ईयर नहीं मानेंगे। और मार्च का कितना दिन? 23 तारीख तक कितना दिन होता है? 8, 1, 9, 72। हाँ, 72 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 72। और ये 17 अगस्त तक कैसे होगा? तो मार्च का ये हटा देते, ठीक है, यहाँ पर हटा देते। फेब हो गया, मार्च पूरा, मार्च का कितना दिन होगा? 31। अप्रैल का 30, अप्रैल तो 30 का होता है। मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त का 17 डेज। तो टोटल करो कितना होता है, उतना ही दिन होगा। 21 प्लस 28, 21 प्लस 28 प्लस 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, फिर 30, 31 और 17, 200। ये सब क्या निकल गया? पता नहीं, कुछ गलत दिखा रहा है। 21 कितना हो रहा है? 219। 219। अच्छा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया होगा तभी इतना ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, 219 ही आ रहा है, 219, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ डेज। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। तो 500 इंटू 0, 0, 1000 इंटू 15, 15,000, 3000 इंटू 72, मतलब 72 इंटू 3 कर लेते हैं, जितना आएगा 2,16,000। 2,16,000। और 219 इंटू 8,76,000। 8,76,000। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट पहले कर लेते। 4 और 3 7, 1 8, 8,500। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट 15,000 प्लस
2,16,000 प्लस 11,07,000। अच्छा 11,07,000, हाँ 11,07,000। अब हम लोग निकालेंगे ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट कितना माने थे हम लोग इस क्वेश्चन में, ये देखो 10th Jan प्लस टोटल ऑफ अमाउंट सॉरी प्रोडक्ट 1107 और 30 11,07,000 और डिवाइडेड बाय 8,500। तो देखो कितना होता है 8,500। कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 130.23। तो कितना लेना पड़ेगा, हम यहाँ पर ऐसे करके अप्रोक्स लिखते हैं, बोलो कितना 131। हाँ अभी मैंने बताया ये 2 पे मत जाओ, हमारा अगर पॉइंट आ रहा है तो जस्ट हम लोग नेक्स्ट डिजिट को लेंगे, यानी 131 डेज लेके हमें कैलकुलेशन करना है सही आंसर के लिए, ठीक है। अब 131 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, 10th Jan से लेके कैलकुलेट करते हैं 131 डेज कितने दिन पे आएगा। तो जैन का 31 में से 10 डेज चला गया है, तो जैन में कितने दिन बचे, क्योंकि मुझे 131 10 जनवरी प्लस 131 डेज अगर आगे जाएंगे जो डेट आएगा वही मेरा एवरेज ड्यू डेट होगा। तो जैन का कितना दिन बचेगा मेरे पास 21 डेज। 21 डेज। फेब हम लोग ले लेते हैं 28, ठीक है। मार्च ले लेते हैं 31, कितना होता है चेक करके एक बार देखते हैं कैलकुलेटर पे। 21 प्लस 28 प्लस 31, नहीं 80 दिन ही हो रहा है, मुझे 131 डेज चाहिए। तो अप्रैल का 30, 21 में। अच्छा 21 में होगा, 110 हो गया। मई जून सॉरी अप्रैल के बाद मई, जून लिख दिया मैंने, अप्रैल के बाद मई। तो मई का कितना दिन होता है 31 होता है 21 में। 31 लिखने से हो जाएगा, नहीं 31 लिखने से 21। हाँ 21 होगा। तो 31 लिखने से ज्यादा हो रहा है, मुझे कितना चाहिए 131 चाहिए। अब चेक करके ऐसे देखना है, ये देखो अगर तुम लोग यहाँ पर 31 लिखोगे तो टोटल 141, लेकिन तो मुझे 131 डेज जाना है ना, तो यहाँ पर 21 बैलेंस करके देखो 21 लिखने से हो जाएगा। तो इसका मतलब 21st डे ऑफ मई, तो कौन सा डेट हो जाएगा 21st मई। मई मतलब कितना होता है जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 5th मंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा एवरेज ड्यू डेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें पूछ रहा है कि अगर y चाहता है, वैसे तो एवरेज ड्यू डेट आ गया है हमारा 21st मई, जिस दिन पे देने से ना तो x को लॉस प्रॉफिट है ना तो y को लॉस प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी y जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वो पेमेंट कब करेगा, वो पेमेंट करेगा 18 मार्च को। अगर 18 मार्च को करेगा तो बोलो वाई को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। उसे 21 मई का बात बोला गया है, अगर वो 18 मार्च को पेमेंट कर देगा तो उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये सोचो, मतलब रिबेट या डिस्काउंट क्या होगा। नहीं समझ में आया, मेरा पेमेंट का डेट मई का है, एवरेज ड्यू डेट तो निकाल लिए, पेमेंट डेट मई का आ रहा है, लेकिन फिर भी वाई बोल रहा है हम 18 तारीख को ही पेमेंट कर देंगे, तो फिर वाई का क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, ये सोचो, मतलब क्या गेन होगा उसे, मतलब उसे क्या डिस्काउंट मिलेगा, मतलब पहले पेमेंट करने से रिबेट या डिस्काउंट मिलता है ना, तो क्या रिबेट मिलना चाहिए, 21 तारीख का पेमेंट अगर 18 Yes, मार्च को रिबेट मिलेगा ना, वही चीज। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ पेमेंट is made on 18th March, रिबेट पहले कर रहे हैं तो रिबेट देना पड़ेगा, ठीक है। रिबेट विल बी अलाउड फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम फ्रॉम 18th मार्च से लेके 21st मई तक, ठीक है। ये जो इतना दिन पहले पेमेंट कर रहा है उस पे क्या मिलेगा, उस पे रिबेट मिलेगा, ठीक है। तो बताओ डेज कितना हो रहा है, दैट इज इतने डेज लिख देते, कितने दिन पहले कर रहा है, तो मार्च का 18 तारीख कर रहा है, तो कितने दिन पहले कर रहा है, मार्च के 18 से लेके 21 मई तक काउंट करना है, तो मार्च का कितना दिन बच रहा है 31 माइनस 18, 13 दिन मार्च में, अप्रैल का 30, मई का 64।
हाँ 21 64 डेज बिफोर वो पेमेंट कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए, रिबेट मिलना चाहिए। ठीक है, अब कितने अमाउंट में मिलेगा, जो वो पेमेंट करेगा, पेमेंट अमाउंट कितना है बोलो, यहाँ से क्वेश्चन से बोलो कितना अमाउंट वो पे कर रहा है 64 डेज पहले, कितना अमाउंट पे कर रहा है, अमाउंट कौन सा है बताओ, कौन सा अमाउंट पे कर रहा है, टोटल अमाउंट 3000 और 4000। 3000 4000, क्यों 3000 4000 थोड़ी ना पेमेंट करना है। मैम पहले तो वही ना कर दे रहा है पेमेंट 18 से पहले। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो पूरा पेमेंट ही करेगा लेकिन 21 तारीख की जगह 18 तारीख करेगा बोल रहा है, पूरा पेमेंट ही करेगा ऐसा नहीं बोला है। ये देखो वाई वांट्स टू पे ऑफ, मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, सारा का सारा पैसा वो देना चाहता है 18 मार्च, जबकि उसका ड्यू डेट निकला 21 तारीख, फिर भी वो बोल रहा है हम 18 तारीख को देंगे, तो उसको कुछ छूट देना पड़ेगा, डिस्काउंट। तो कितना टोटल है, 8500। हाँ 8500 तो यहाँ पर 64 डेज लिख लेते हैं, 8400 रुपए पेमेंट कर देगा 64 दिन पहले, 34 डिवाइडेड बाई 365, और इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन बताएगा हमें 8%। तो कितना होगा, कितना छूट देना पड़ेगा, 8400 इंटू 8% इंटू 64 डिवाइडेड बाई 365 कितना आ रहा है, 117 आ गया, लेकिन आंसर तो कुछ और है, क्या मेरा गलत हुआ, चेक करते हैं, पता नहीं कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है, 8400 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 365, 117.83। हाँ मेरा तो उतना ही दिखा रहा है 117.83। ठीक है, 117.83 इतने का रिबेट मिलेगा। ठीक है, रिबेट क्यों मिलेगा, क्योंकि वो ड्यू डेट जो आ रहा है उससे भी पहले पेमेंट कर दे रहा है। ड्यू डेट ऐसा डेट है जहां पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, एग्जैक्ट बात होगा, लेकिन उसके जगह ये क्या कर रहा है और भी आगे पेमेंट करना चाहता है, तो कितना इसको रिबेट दिया जाएगा यानी छूट, तो इसको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो अमाउंट टू बी पेड, जब वो 18 तारीख को ये पेमेंट करेगा 18 मार्च को, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 8000। अच्छा मैंने 8400 लिख लिया है क्या, 8500 होगा, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है, 8500 है, मैंने 400 लिख लिया, ठीक कर लो। वन 119.23। हाँ 119.23। अब कंसेप्ट को समझो, क्या हुआ, एवरेज ड्यू डेट आ गया, लेकिन जो पे करने वाला है वाई बोल रहे नहीं, हम तो इससे भी पहले आपको कर देंगे, तो फिर जो एक्स है उसको उसे कुछ रिबेट देना पड़ेगा। ये सिस्टम है बिजनेस का, कोई अगर टाइम से पहले पेमेंट करेगा तो उसको मोटिवेट रखने के लिए रिबेट दिया जाता है ना। रिबेट का रेट है 8%, 8% मतलब इंटरेस्ट रेट है 8%, अगर कोई लेट करेगा तो 8% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कोई आगे दे देगा तो उसे 8% का डिस्काउंट दे देंगे। मतलब इसका मतलब होता है किसी से 100 रुपया मिलेगा, ठीक है, आज मिलेगा आज, ठीक है, लेकिन उसने ये पैसा 29 सितंबर को ही दे दिया था, तो मैंने उसे रिबेट दे दिया, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर 8 रुपए का रिबेट दे दिया, वो ईयरली है, हम लोग उसको जो डेज है उसमें कैलकुलेट करके कर सकते हैं इस तरह से। तो अब बताओ उसको कितना कम देना पड़ेगा, उसको वैसे तो देना था 8500, लेकिन अगर 100 से डिस्काउंट मतलब रिबेट दे, 8380। हाँ ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा जितना आ रहा है, 8500 माइनस 119.23, 8380.77, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि वाई बोल रहा है ठीक है मेरा ड्यू डेट आया है कितना आया 21 कुछ ऐसा आया है, ड्यू डेट आया है 21 मई को, लेकिन हम अपना पेमेंट उस दिन नहीं करके 14 जुलाई को करेंगे, तो बोलो वाई को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट पे, मतलब डिस्काउंट देना मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, तो आप डिस्काउंट नहीं बोल सकते, डीले करने से इंटरेस्ट देना पड़ता है, पहले करने से रिबेट होता है। तो मुझे बताओ अगर मई की जगह वो जुलाई का 14 तारीख पेमेंट करेगा तो उससे क्या लेगा, एक्स उसको छूट देगा या उससे और भी इंटरेस्ट लेगा। लेगा। तो ऐसे लिखना है, इफ पेमेंट is deferred to, deferred मतलब उसके बाद, deferred to 14th July, interest is to be paid
फ्रॉम, कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? 21 मई को देना था, लेकिन उसने दिया 14 जुलाई को, तो इतने दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना डेज हो रहा है कैलकुलेट करो। तो ये है जुलाई, मई है, तो मई का 21, ये देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट, अच्छा ये मार्च था, सॉरी। अच्छा तो यहाँ पर मई, मई कितने दिन का होता है? 31 का, 31 माइनस 21 कितना हो गया? 10 दिन, ठीक है। जून, जून कितने दिन का होता है? 30 डेज का होता है। और जुलाई की कितने तारीख को वो देने वाला है? 14 तारीख को, तो लगभग कितने दिन बाद देगा? 54 डेज, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 54 डेज बाद देगा, तो 54 डेज तक का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखो, इंटरेस्ट इक्वल टू कितने अमाउंट पे देना पड़ेगा? जो पेबल अमाउंट था 8,500 पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 54 डेज के लिए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 8,500 इंटू 8% इंटू 54 डिवाइडेड बाई 365, तो ये कितना आ रहा है? 100 पॉइंट कुछ आ रहा है, 100.60, ठीक है, 100.60। तो फिर बताओ y को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? x को बताओ कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 8,500 जो है वो तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ डिले करने के लिए अगर 8,600। हाँ तो ऐड हो जाएगा 8,500, मतलब 8,500 प्लस 100.60, दैट इज 8,600.60, ये होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट था। पहले वाला हमारा प्रूफ था कि कैसे एक्चुअली लॉस ऑफ इंटरेस्ट और गेन ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मैचअप हो जाते हैं, इसी वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन था कि एवरेज ड्यू डेट निकालो, लेकिन जो पेबल पार्टी है वो उसने अपना 2 अलग डेट बता रखा है ड्यू डेट को छोड़ के। तो अगर आगे बता रखा है तो उसे रिबेट मिलेगा, और अगर बाद में देगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट वगैरह क्वेश्चन में ही देगा, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3। अच्छा, इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला है? देखो, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो डेट ऑफ बिल, और यहाँ पर टर्म दिया है, तो बिल और टर्म दिया है, इसका मतलब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैलकुलेट किए थे हम लोग ड्यू डेट, वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अमाउंट, एज्यूम फेब्रुअरी ऑफ 28 डेज, फेब्रुअरी का 28 डेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ बिल, बिल का जो डेट है, फिर लिखेंगे टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट। तो पहले क्वेश्चन से देख के हम लोग डेट ऑफ बिल लिख लेते हैं। डेट ऑफ बिल क्या क्या है? अगस्त 10, 2019, टर्म है 3 मंथ्स, फिर है अक्टूबर 22, 2019, अक्टूबर 22, 2019, 60 डेज, December 4, 2019, 2 months, January 14, 2020, January 14, 2020, 60 days, March 14, 2020, 2 months। अच्छा, क्योंकि ये बिल का क्वेश्चन है, ये देखो बिल बता दिया है, ठीक है। डेट ऑफ बिल, बिल में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड होगा, तो हम लोग ड्यू डेट ऐड करेंगे, लेकिन ड्यू डेट और उसमें 3 दिन ऐड करके मैच्योरिटी डेट भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो कि ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट भी लिख सकते हो।
दिखाते हैं कैसे होगा। ये देखो जैसे 10 अगस्त से लेके 3 मंथ्स, मैंने कैलकुलेशन सिखाया था तुम लोग को। देखो हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाते हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तुम लोगों ने सीखा हुआ है। तो मंथ टू मंथ होने से कैसे होगा, 10 अगस्त से लेके 3 मंथ्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अगस्त मतलब 8, ठीक है। 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर 1 मंथ, ठीक है। याद आ रहा है तो देखो ऐसे ही लिखवा के किया था। 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 2, फिर 1 महीना, ठीक है। फिर 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर, फिर 1 महीना। हमें कितना मंथ बोला है, हमें बोल रहा है 3 मंथ्स, तो हो गया 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कौन से डेट पे कवर होता है, 10 नवंबर पे, ठीक है। लेकिन उस पे हमें क्या ऐड करना है, ये मेरा ड्यू डेट है। ड्यू डेट पे अगर 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मैच्योरिटी डेट। क्योंकि ये वाला बिल्स का क्वेश्चन है तो मेरा मैच्योरिटी डेट है, एक्चुअली मेरा ड्यू डेट होना चाहिए ना। मतलब मैच्योरिटी डेट जो है वही मेरा पेमेंट डेट होगा। ड्यू डेट पे हम लोग पेमेंट नॉर्मली नहीं करते हैं, हम लोग 3 दिन ग्रेस लेके ही करते हैं। ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही तुम लोग को बताया। तो बोलो कि कौन सा डेट आएगा, 10 और 3, 13 नवंबर, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा डेट है, ये मेरा मैच्योरिटी। और बिल के केस में हमें कौन सा डेट लेना है, मैच्योरिटी डेट ही लेना है। तो तुम लोग यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख दो मैच्योरिटी डेट। यहाँ पर हम लोग मैच्योरिटी डेट के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 नवंबर। अच्छा ये 2000 कितना होगा, 19 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अक्टूबर 60 डेज, 22 अक्टूबर से लेके 60 डेज। देखो हम दिखाते हैं कैसे होगा कैलकुलेशन। 22 अक्टूबर मतलब 22 अक्टूबर मतलब 10th, ठीक है। तो 22 अक्टूबर और टर्म्स जो है वो 60 डेज का है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर का कितना मंथ होता है, क्योंकि जब डेज का बात होता है तो डे टू डे कैलकुलेट करना पड़ता है। 31 31 माइनस 22 कर देते हैं तो अक्टूबर में कितना दिन बचा 9 दिन, 9 9। अच्छा फिर नवंबर ले लो, नवंबर का कितना होता है, 30 होता है। तो 39 ही हो रहा है, हमें 60 चाहिए। नवंबर दिसंबर, दिसंबर का कितना लेना है, 30 नहीं, 30 लेने से तो ज्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी 9 है। तो 60 अगर 21 21, ठीक है। तो हाँ 21 हो रहा है। तो दिसंबर 21 दिसंबर ये मेरा ड्यू डेट हो रहा है। और इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस। 24 दिसंबर। हाँ तो 3 डेज ग्रेस ऐड कर दो, 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर हो जाएगा ये सेकेंड वाले का, 24 दिसंबर 2019। फिर दिसंबर 4 से लेके 2 मंथ्स। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, दिसंबर 4, 7 फरवरी 2020। हाँ 2 मंथ्स। तो देखो ये सबसे आसान होता है मंथ वाला, 4 दिसंबर टू 4 जैन, ठीक है। 4 जैन से लेके 4 फेब, ठीक है। ये हो गया 1 मंथ, ये हो गया 1 मंथ, टोटल 2 मंथ्स। तो ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस, तो 4 फेब प्लस 3 दिन कितना हो जाएगा, 7 फेब। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक बार रिवाइज हो जा रहा है इसके चक्कर में। तो 7 फेब। अब ये ईयर कितना आएगा बताओ, अगर फेब में चले गए हैं तो ईयर कौन सा आएगा 2020। हाँ 2020। फिर 14 जनवरी से लेके 60 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर करके दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वाला 14 जनवरी से लेके 60 डेज, 14 जनवरी 2020 से 60 डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 14 मार्च। 14 मार्च, यस, बिना ग्रेस पीरियड ऐड। नहीं ग्रेस तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ग्रेस करके बताओ, 17 मार्च। 17 मार्च। अच्छा देख लेते हैं, 31 माइनस 14 करो कितना होता है, 17 दिन। जैन फेब का हमें लेने के लिए बोला गया 28 दिन। ये देखो फेब का 28 दिन लेने बोला है तो 28 लेंगे। और मार्च का हमें वैसे 60 डेज करना है, देख लेते हैं 17 और 28 ऐड करने पे कितना आता है, 45 दिन होता है। 45 दिन और यहाँ मुझे 60 डेज चाहिए, तो माइनस 45 करने पे कितना आ 15 रहा है, 15 तारीख आ रहा है, 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च, तो 15 मार्च मेरा क्या आ जाएगा ड्यू डेट, ड्यू डेट प्लस 18 मार्च। हाँ तब 18th होगा, 3 डेज ग्रेस। तब गलत हो रहा था स्टार्टिंग में। तो हम 15 29 ले लिए थे। लेकिन वहां अगर बता दिया है, हाँ वैसे 2020 है तो 29 ही लेना चाहिए क्योंकि वो लीप ईयर होता है। लेकिन यहाँ पर बोला है 28 डेज लेने के लिए तो हम लोग 28 डेज ही लेंगे। तो ये हो गया 18th ऑफ क्या है, मार्च है ना, 18th ऑफ मार्च 18/3/2020।
हाँ 18/3/2020 और मार्च का 14 से लेके 2 मंथ्स, तो इसका भी देखो कैसे होगा। 70 हाँ 14 मार्च 2 मंथ्स, तो 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल 1, 14 अप्रैल से लेके 14 मई 1, तो टोटल 2 मंथ्स, ठीक है। और ये मेरा ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ये सब करके दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे ही कैलकुलेटर पे कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे करके करना। तो 14 मई प्लस 3, 17 मई, ये हम समझाने के लिए कर दी। वैसे यहाँ पर ही कैलकुलेट करके हम तो कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग अपना प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। 17 मई, मार्च बोल रहे हैं, 17 मई 2020। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग बेस डेट मानेंगे। अच्छा अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट लिखा ही नहीं है मैंने। 6,000, 5,000, 4,000, 2,000 और 3,000। नंबर ऑफ डेज, पहले बेस डेट देखो, बेस डेट कौन सा मानोगे? बेस डेट कौन सा मानना है बताओ, कौन से डेट को बेस डेट माने? तो बेस डेट जो मानेंगे हम लोग यहाँ 13 से भी, 11 हाँ हम लोग यहाँ से भी मान सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तुम लोग अगर अपने बुक में देखोगे तो देख सकते हो उन लोगों ने 10 अगस्त को मान रखा है, मतलब डेट ऑफ बिल से, ठीक है। तो क्या यही एक इसी से ही करना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग ड्यू डेट से भी कर सकते हैं। लेकिन जब ड्यू डेट लेंगे तो सारा चीज ड्यू डेट वाला कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ड्यू डेट से होता है कि नहीं, हम लोग मान लेते हैं 13 नवंबर को, ठीक है। तो 13 नवंबर से लेके 24 दिसंबर कितना दिन होगा? नवंबर कितने दिन का होता है ये सोचो। नवंबर होता है 30 का, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा? नवंबर होता है 13 का, तो नवंबर हो जाएगा 30 माइनस 13, कितना होगा? ओ पहला वाला तो 0 होगा। पहला तो 0 ही होगा। हाँ हाँ पहला 0 होगा। अच्छा उसके बाद वाला 13 से लेके 24 दिसंबर, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 माइनस 13, ये कितना हो जाएगा? 18 17 दिन, ठीक है, 17 हो रहा है। और दिसंबर का 24 दिन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 41 41, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, तो ये यहाँ से लेके 7 फेब तक, ठीक है, 7 फेब तक। तो दिसंबर का 24 के जगह दिसंबर का कितना ले लेंगे? 31, जैन का 31, 86 फेब का 28, फेब का 28, ओ फेब का 7 तक लेना है, फेब तक ही तो जाना है, फेब का 7 लेना है। तो कितना हो जाएगा? 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 7, 86। अच्छा ये देखो मार्च, तो फिर इसको 28 कर दो, फेब को, मार्च का हो जाएगा 18 दिन। ऐड करो, ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 17, 31, 30, 125 अच्छा 125। और ये वाला 17 मई, तो ये मार्च का हटा के इसको 31 कर देते हैं, ठीक है। मार्च का पूरा लेंगे ना, अप्रैल 30 और मई का 17 दिन। 185 अच्छा 185 हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, 17, 31, 31, 28, 31, 30, 17, 185। अब मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट इंटू डेज। 0, 5,000 इंटू 41, 205,000, 86 इंटू 4,000, 3,44,000, 2,000 इंटू 125, 25,000। 25,000 हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? देख लेते हैं, गलत लग रहा है। 2,50,000 हाँ मुझे भी गलत लग रहा है। 2,50,000 और एक जीरो इधर आ जाएगा। और 185 इंटू 3,000, 5,50,000 5 लाख
5,50,000। 5,50,000 3,000 इंटू 185। 5,55,55। हाँ 5,55,000। तो 5,55,000 प्लस 25 मतलब 2,50,000 3,44,000 और 205 और 30 तो ये हो जाएगा 1354 और ये 13,54,000। हाँ 13,54 और ये टोटल 6,000 और 4 10 5 15 15 और ये 15 5 20,000। ठीक है, ये 20,000 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। ये तो रफ में मैंने किया, इसको हटा देते। ठीक है, ये तुम लोग कर ही पाओगे। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो बेस डेट कितना माना हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने माना है 13 नवंबर को, प्लस ये टोटल ऑफ अमाउंट तो 20,000 है और ये है 13,50,000 नहीं 54,000। 13 नवंबर प्लस इसको डिवाइड करो 20,000 से, कितना आता है 67.7। 7 डेज, यानी इसको कितना लेना पड़ेगा 13 नवंबर। 68। हाँ 68 डेज। अब 13 नवंबर से हमें 68 डेज जाना है। तो नवंबर वैसे कितने दिन का होता है 30 का होता है, तो 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा 17 दिन नवंबर। ठीक है, मुझे कितना दिन लेना है 68। तो नवंबर दिसंबर का कितना होता है 31। क्या ये 68 हो जाता है? नहीं, नहीं होता है। 20 जन 20 जाना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 68 लिख लेते हैं। तो 68 माइनस 17 माइनस 31 तो बैलेंस करके आ जाएगा 20th ऑफ जैन। ठीक है, तो मेरा डेट कौन सा आ जाएगा इसमें ऐड करने से 20th ऑफ जैन। ठीक है, 20th ऑफ जैन 2000 क्या होगा, अगर हमें ईयर भी लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2020। 2020। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो जो बुक में किया हुआ है उसको भी दिखा देते हैं। ये देखो इन लोगों का भी आंसर वही आया है 28 ऑफ जैन, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये डेट ऑफ बिल से लिया है। ये देखो यहाँ से लिया है। अगर यहाँ से बेस डेट लोगे तो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट करते जाना, और अगर यहाँ से बेस डेट लोगे तो इसी के बेस पे कैलकुलेट करते जाना। ये तो मैंने करवाया तुम लोग को ये वाला इसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे कैसे किया है देखो। ये देखो 10 अगस्त को लिया है यहाँ पर पहला वाला नंबर ऑफ डेज 10 अगस्त 2019। अच्छा, ये लेने से ये लिया है लेकिन इसी के बेसिस पे किया है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर सिंपल है कि इसी को ले लो, झमेला खत्म, उतना झमेला में जाने का जरूरत नहीं। 10 अगस्त से आई थिंक नवंबर 13 तक ये होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगस्त का 31 माइनस 10 कितना दिन 21 दिन, सितंबर का 30 दिन। ठीक है, सितंबर का 30 दिन हो जाएगा, अक्टूबर का 31, नवंबर का 13 दिन। तो क्या इतना ही होता है? यस 95। हाँ 95 भी आता है। 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 13, हाँ 95। मेरा तो 105 आ गया, देख लेते एक बार। 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 13, मेरा तो 105 आ जा रहा है। 95 95 आ रहा। मेरा क्या गलत? अच्छा ये 2 लिखा है। अच्छा मैंने वो 31 लिख दिया, इसीलिए 10 दिन ज्यादा आ जा रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको 2 के जगह 3 लिख लिया था, मतलब कैलकुलेटर में। हाँ 95 ही आ रहा है। और दूसरा वाला भी देखो ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा, अगस्त 10 से लेके 24 दिसंबर। एक बार चेक करके देख लो। अगस्त ये वाला, ठीक है, सितंबर ये वाला, अक्टूबर ये वाला, नवंबर का 13 हटा के यहाँ पर कर दो 30, और दिसंबर यहाँ पर कितना लेना है दिसंबर 24, और यहाँ पर 24 दिन जोड़ दो तो 21 30 31, 21 30 31 30 और 24, 136 दिन। अच्छा कुछ गलत, 136। इन लोगों ने 137 किया है, कुछ गलत हुआ क्या मेरा? अगस्त 31 माइनस 10 21, सितंबर का 30 दिन, अक्टूबर का 31 दिन, नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 24 तारीख, 136 दिन हो रहा है। यहाँ पर 137 दिन कर दिया, 136 इंटू 5,000, नहीं पता नहीं
ये कैसे किया है, ये 137 दिन कैसे आ गया? 10 अगस्त से किया होगा, 10 अगस्त से किए बिना, क्योंकि बेस डेट तो उसी को मान रहा है, तो 24 दिसंबर तक तो इतना ही होना चाहिए। 137 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ छोड़ रहे हैं क्या हम? अगस्त में कितना हो जाएगा? कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने। 31 अगस्त का 21 दिन, सितंबर का 30 दिन, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 24। देखते हैं फिर से एक बार करके। 21 प्लस 136। 136 ही आ रहा है ना, मेरा भी तो 136 आ रहा है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या यहाँ पर गलत नेक्स्ट है। वाला ठीक है। नेक्स्ट वाला ठीक है। मतलब फेब तक ना, तो ये दिसंबर का यहाँ पर 31 ले लेते हैं, जैन का 31 और फेब का 7 दिन। अब ऐड कर लेते हैं 21 प्लस 30 प्लस 31 180। आ रहा है ना? यस मैम। 181 आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट वाला चेक करते हैं तो क्या यही गलत है, वो समझ में आ जाएगा। 220 आ रहा है कि नहीं? ये मार्च का 18 तक कैलकुलेट करना है, तो ये हम लोगों ने किया था फेब का, तो फेब में यहाँ 28 दिन जोड़ दो, फेब मार्च का 18, तो जो भी आया एक उसमें हमें ऐड कर देना है। $220, हाँ ठीक ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्च के मार्च, ये मई बोला है, मई 17, तो मार्च का पूरा 31 ऐड करो, मार्च का 31, अप्रैल का 30 और मई का 17 दिन। अब देखो, तो देखो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। मार्च तक 220 आया था, 18 मार्च तक 220 आया था, 220 में हम लोग 18 दिन हटा देते हैं तो फेब तक का आ जाएगा। ठीक है, बार बार फिर 280। कैलकुलेट नहीं। मार्च, अप्रैल और 17 दिन, 280। हाँ तो फिर ये वाला क्या गड़बड़ हो गया? क्या ये 24 तारीख नहीं है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मुझे भी वही लग रहा है। इंटू इंटू देख लो तो, 6000 इंटू 95, ठीक है, 57। अच्छा ये तो मेरा टैली हुआ नहीं वैसे। 137 इंटू 5000, 6,85,000, 137 ही लिया हुआ है इन लोगों का। 4000 इंटू 181, 181 इंटू 4 करने से पता चलेगा 724। अच्छा ये 4,40,000, ये है 8,40,000, 280 इंटू 3, 8,40,000। चेक करो तो टोटल 8,40,000। एक बार टोटल चेक करते हैं। 5,70,000, 6,85,000, मैम 7,24,000। टोटल सही है। टोटल सही है ना, मतलब उतना लेके ही किया हुआ है। हाँ 32,59,000, मतलब यही वाला डेट लेके किया हुआ है। अच्छा ये ड्यू डेट क्या 24 तारीख के आ रहा है? इसको चेक करते हैं, क्या ये 24 तारीख के आ रहा है हमारा भी? यस हाँ मैम। 24 तारीख के आया है। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कुछ प्रिंट मिस्टेक ही है, क्योंकि बाकी सब तो एज इट इज है, फिर कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा। तो हम ये देख लेंगे, नेक्स्ट दिन बता देंगे अगर इसमें कुछ वैसा कोई बात है तो। वैसा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। अगर प्रिंट मिस्टेक है तो देखेंगे, इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन तो निकाला हुआ है कि कहाँ पर क्या गलत प्रिंट है, तो वहां पर देख लेंगे एक बार चेक करके प्रिंट मिस्टेक है कि नहीं है। तो ये नेक्स्ट दिन बता पाएंगे। वैसे देखो सबसे बेस्ट होता है कि इसी से कर लेते, झमेला खत्म। इससे करने से क्या होगा, यहाँ से तुम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे करोगे झमेला खत्म, फटाफट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन 4। इसमें क्या बोला है, ट्रेडर हैविंग एक्सेप्टेड द फॉलोइंग सेवरल बिल्स, फिर से बिल्स का ही दिया है। फॉलोइंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स नाउ डिजायर्स टू हैव दिस बिल्स कैंसिल्ड एंड टू एक्सेप्ट ए न्यू बिल फॉर द होल अमाउंट पेबल ऑन द एवरेज ड्यू डेट। अच्छा वो जैसे होता है ना कैंसिलेशन ऑफ बिल, वही वाला पॉइंट आ गया कि एक्सेप्टेड था ये सारा बिल, और लेकिन ड्यू बिल्स फॉलिंग ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, ये सब ड्यू डेट हम लोग को कैलकुलेट करना है। 1 मार्च का 2 मंथ बाद कितना होगा, 10 मार्च का कितना होगा। नाउ डिजायर टू हैव दिस बिल्स कैंसिल्ड, ये बिल कैंसिल करना चाहता है, और होल अमाउंट पेबल ऑन द एवरेज ड्यू डेट, मतलब ये अलग अलग डेट पे नहीं देना है, एवरेज डेट पे देना है। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है तो हम लोग भी लिख लेते हैं सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट, मतलब यहाँ पर बेसिकली लिखेंगे मैच्योरिटी डेट,
क्योंकि बिल्स का ड्यू डेट नहीं होता है, बिल्स का मैच्योरिटी डेट है, उसका पेमेंट डेट होता है या रिसीवेबल डेट होता है। नंबर ऑफ डेज और अमाउंट, अमाउंट नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। अच्छा, अरे सीरियल नंबर पे 1 से लेके 5 तक, तो 1 2 3 4 5। डेट ऑफ बिल है 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2020। अच्छा, उसके बाद 10 मार्च 2020, 5 अप्रैल, 28 अप्रैल, 5 अप्रैल, 28 अप्रैल 2020 दिया है दोनों में। और 5 नंबर में है 11 मई 2020। अच्छा, टर्म नहीं लिखा मैंने, ये देखो यूसेंस ऑफ द बिल मतलब टर्म, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, यहाँ पर लिख देते छोटा सा टर्म। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ। क्योंकि मंथली दिया हुआ है तो हम लोग का कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट निकालो। तो ये वाला देखो, हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। जैसे 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल 1 मंथ, 1 अप्रैल से लेके 1 मई 2 मंथ। अब 1 तारीख में 3 दिन ऐड कर दो, ग्रेस डेज मिला के कितना हो जाएगा। मैंने तो यहाँ डिटेल्स में दिखाया और नहीं दिखा रहे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर 1 तारीख ऐड करो ना, 4 मई हो जाएगा पहला वाला बिल का ड्यू डेट। ठीक है, दूसरा वाला बताओ, 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक 1 महीना, 10 अप्रैल से लेके 10 मई तक 2 महीना, 10 मई से लेके 10 जून तक 3 महीना। ठीक है, हमें 3 महीना करना है 10 जून, तो 10 जून ड्यू डेट। अब इस पे ग्रेस लगाओ, 3 दिन कितना हो जाएगा, कौन सा डेट होगा बोलो। 13 जून हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर भी मंथ टू मंथ दिया हुआ है, तो 5 अप्रैल से लेके 5 मई 1 महीना, 5 मई से लेके 5 जून 2 मंथ्स, 5 जून में 3 दिन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8 जून। 8 जून। ठीक है, और एक तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, देखो और एक पॉइंट भी होता है, उससे भी तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। जैसे डेट में 3 दिन ऐड कर दो, जैसे देखो 1 तारीख में 3 दिन ऐड करने से 4, 10 तारीख में 3 दिन, क्योंकि मंथ है, ये मंथ में ही होगा, ये फिर डेज में नहीं होगा, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मंथ वाला बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि मंथ में डेट वेरी नहीं करता है, सिर्फ उसमें 3 दिन ऐड कर देते हैं, डेट वही आता है ड्यू डेट। अगर ये 1 तारीख है तो जितना भी मंथ बाद क्यों ना हो वो 1 तारीख ही आएगा ड्यू डेट, लेकिन उसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी डेट। देखो जैसे ये 20 तारीख है, इसमें 3 दिन ऐड करो, 23 तारीख। मंथ कितना लिखे, 1 मंथ बोला है, तो इस 4 वाले में 1 जोड़ दो, 5। ठीक है, चेक करके देखो, 20 अप्रैल से लेके 20 मई, ठीक है, 1 महीना, 1 महीना ही बोला है, 20 मई में 3 दिन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 23 मई। ठीक है, ये शॉर्टकट सिर्फ मंथ के केस में ही एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरा देखो, अगर 11 हाँ 14 और यहाँ पर 2 महीना इसमें जोड़ दो, 7 हो जाएगा। ये देखो 11 मई से लेके 11 जून, 11 जून से लेके 11 जुलाई, और इसमें 4 दिन ऐड कर दो तो 14 जुलाई हो जाएगा। अमाउंट लिख लेते हैं, 400, 300, 200, 400, 300, 200, 375, 500। नंबर ऑफ डेज, बेस डेट किसको मानोगे, सबसे जो अर्लीस्ट है, बेस डेट किसको मानेंगे, यहाँ से हम लोग अपना ड्यू डेट वाला ही लेंगे। 4 मई को मान लेते हैं, तो 4 मई से 4 मई 0 डेज, 4 मई से 13 जून कितना होगा। मई कितने दिन का होता है, मई का मंथ जो होता है 31 का, तो 31 माइनस 4 कितना हो जाएगा 27 मई, और जून का 13 दिन, तो कितना हो जाएगा प्लस 13 करो, 40 डेज होता है। ठीक है, 40 डेज होता है ये वाला। अच्छा, फिर 8 जून बोला है, तो 8 जून मतलब यहाँ पर 13 की जगह 8 ऐड करो, 13 की जगह 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा 27 तो रहेगा, प्लस 8 कर दो, 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। और दूसरा बोला है 23 मई, 4 मई से लेके 23 मई, बताओ, ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा माइनस करने से। इसको थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं। ठीक है, 19
हाँ 23 माइनस 4 करोगे जितना आएगा 19, ठीक है। अच्छा ये है जुलाई, तो जुलाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मई का कितना दिन हो रहा है, मई का हो रहा है 31 माइनस 4 जितना आया था मई, जून का 30 हो जाएगा और जुलाई का 14, ये आया था 31 माइनस 4, ये आया था 71। हाँ 27, 30 और 14, 71 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो 71 डेज हो गया हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लास्ट वाला। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पहले वाला 0, फिर ये 12,000, फिर ये 70 और यहाँ पर 2 0, है ना, 7,000। 7,000 और 19 और 375, 7125 और 500 इंटू 71, 35,500। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट देखो 35,500 प्लस 7125 प्लस 70,000 प्लस 12,000 ये कुछ क्या सब दिखा रहा है, 61,620। 61,620। 7,000 के जगह 70,000 ले लिए। अच्छा इसीलिए इतना ज्यादा दिख रहा है, 12,000 7,000 में कैलकुलेटर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसी वजह से जीरो जो है ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है 400 300 700 और 200 900 900 और 500 900 और 500 1400 1400 और 300 1400 1775, है ना 1775। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ अमाउंट, सॉरी टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ अमाउंट बेस डेट माने हैं हम लोग कौन सा डेट को, 4/5, 4th ऑफ मई, इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 1775, तो ये हो रहा है 34, देखो कितना आ रहा है, मेरा तो इतना आ रहा है 34.71। 34.71, तो कितना लेना पड़ेगा 35। 35। अब हमें क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए 4th ऑफ मई है, तो मई से लेके हमें 35 डेज आगे जाना है, 4 मई से लेके, तो मई वैसे होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 31 का होता है, 31 माइनस 4 करते देखते इसमें कितना दिन मिल रहा है हमें, 27 दिन, ठीक है। ये 27 होगा तो 35 पाने के लिए ज्यादा आगे नहीं जाना है, यहाँ पर चेक करते हैं कितना आगे जाना 8 पड़ेगा, जून। 8 दिन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मई के बाद जून आता है, तो जून का 8वां दिन हमारा एवरेज ड्यू डेट बन जाएगा, तो 8th ऑफ जून, जून मतलब 6th नंबर ऑफ मंथ, 8th जून 2020, देख लेते हैं। हाँ द न्यू डेट, ये देखो पेबल ऑन 8th ऑफ जून, ये देखो एवरेज ड्यू डेट ये हो रहा है 35 डेज आफ्टर एज्यूम द ड्यू डेट 4th में 2020, मतलब ये 4th में 2020 को बेस डेट, ये एक्चुअली ड्यू डेट लिख दिया है, बेस डेट मानने के हिसाब से हमारा 8 जून जो है ये हमारा एवरेज ड्यू डेट आ रहा है, ठीक है। तो जो केस 1 हम लोगों ने आज डिस्कस किया, ये देखो हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किया, केस 1, जहां पर तुम लोग अगर ध्यान दो तो देखना क्या लिखा था मैंने, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, हम लोग एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना चाहते हैं वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व, मतलब एक पार्टी ही इन्वॉल्व है, मतलब एक जन को पैसा देगा, मतलब आगे जाके हमें ऐसे ट्रांजेक्शन में मिलेगा कि ये देखो मैंने ये वाला जैसे दिखाया था, ये वन पार्टी ट्रांजेक्शन था, ठीक है, कि हमेशा मिस्टर ए मिस्टर बी से खरीद रहा है, लेकिन आगे जाके ऐसा ट्रांजेक्शन भी होगा कि ए भी बी से परचेस करता है, बी भी ए से परचेस करता है, मतलब दोनों ही दोनों को पे भी कर सकते हैं, रिसीवेबल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब हमें बी पॉइंट डिस्कस करने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पॉइंट ए जो है उसी को डिस्कस किए और इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं था, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो केस 2 आ जा रहा है, देखते हैं यहाँ से कुछ एमसीक्यू कर पाते हैं क्या देखो पहला वाला ट्रू फॉल्स देखो, बता सकते हो, पढ़ के देखो क्या बोला है।
पहला वाला बोल रहा है द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशंस ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव द ड्यू डेट। बोल रहा है कि स्पेसिफिक ड्यू डेट जो है वो क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा जब हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बोलो। यस मैम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स, ये ट्रू होगा, सही बोल रहे हो, ये ट्रू होगा। स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशन ऑफ ग्रेस डेट टू अराइव द ड्यू डेट। अगर हमें स्पेसिफिकली गिवन है तो हमें उसमें और 3 डेज ग्रेस जो है उसको ऐड करने का क्या होगा, जरूरत नहीं होगा। द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स, अगर स्पेसिफिकली ड्यू डेट दे दिया है द एडिशन ऑफ ग्रेस टू अराइव द ड्यू डेट। अच्छा, एक मिनट, इसका मतलब क्या बोल रहा है पहले समझो। हाँ, इसका मतलब वही ठीक ही है, मैंने ठीक ही बोला। अगर ड्यू डेट हमें स्पेसिफिकली गिवन है तो हमें और 3 दिन ग्रेस का ऐड करने का जरूरत नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर ये देखो ये स्पेसिफिकली गिवन नहीं था, अगर ये वाला पॉइंट हमें दे देगा तो फिर और ग्रेस डेट ऐड करने का क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, पेमेंट मेड बिफोर द एवरेज ड्यू डेट एंटाइटल्स रिबेट टू द कस्टमर। आज ही किया हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन जहां पर 2 पॉइंट था, पॉइंट ए पॉइंट बी। अगर मिस्टर वाई ड्यू डेट से पहले दे रहा है तो क्या उसको रिबेट नहीं मिला। ये देखो ये वाला कहां पर गया, सेकंड मिला। क्वेश्चन मिला, यस तो मैम। ये क्या हो जाएगा फिर, ट्रू है ना। एवरेज ड्यू डेट रिजल्ट इन लॉस टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट। बोलो, क्या एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करने से जो पेड पार्टी है, जो पेमेंट करेगा, उनको लॉस होगा क्या, ऐसा होता है। जो जिनको False. पेमेंट, फॉल्स, किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा, किसी को भी लॉस False. नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑलवेज द डेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज कंसिडर्ड एज बेस डेट। क्या हम लोग को किसी भी डेट को बेस डेट ले लेना चाहिए, बताओ। नो मैम। No मैम, false. फॉल्स होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, बोल रहा है इट इज ऑलवेज द डेट, मतलब फॉल्स ही होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा मीनिंग अलग बता दी। इट इज ऑलवेज द डेट, ये हमेशा वही डेट होता है ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज कंसिडर्ड एज बेस डेट। तो इसका मतलब बोल रहा है, एक मिनट, देन देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर बोल रहा है इट इज ऑलवेज द डेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज कंसिडर्ड एज बेस डेट। ये मुझे, एक मिनट, इसका मीनिंग क्या बोल रहा है। देखते हैं मैट में क्या दिया है इसका एक्सप्लेनेशन, 4th नंबर का। क्योंकि हम लोग कोई भी डेट को मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लोग उसको, ये देखो बोल रहा है कि द डेट ऑफ द अर्लियर और मोस्ट इनिशियल ट्रांजैक्शन डेट इज कंसिडर्ड एज द बेस डेट फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग द एवरेज। वही तो मतलब, बाकी डेट लेने से भी होगा, इसीलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था इस पे। बाकी डेट लेने से भी होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो अर्लीस्ट डेट होता है उसी को लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, इसी वजह से इसको फॉल्स मान रहा है, ठीक है। तो कोई भी डेट को नहीं ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, interest has to be paid by the party making payment exactly on the average due date। interest has to be paid by the party making payment, जो पार्टी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट एवरेज ड्यू डेट पे कर रहा है तो क्या उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बताओ। False. फॉल्स, पे तो नहीं करना चाहिए, ड्यू डेट पे करेगा तो। देखो क्या आंसर दिया है, फॉल्स, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट पे करेगा तो किसी भी तरह का लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, तो फिर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह देने का तो बात ही नहीं आता। वेयर द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट मेरा पब्लिक हॉलीडे हो रहा है एंड द प्रीसीडिंग डे इज अ सडन हॉलीडे, मतलब मान लो 15 अगस्त आ गया मेरा ड्यू डेट, तो मुझे कौन सा डेट लेना चाहिए, 14 अगस्त, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके आगे वाला डे लेना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग डे। और प्रीसीडिंग डे ये वाला डेट एक सडन हॉलीडे हो गया, तो ड्यू डेट कौन सा डेट होगा। तो बोल रहे देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द सडन हॉलीडे, बोल रहे कि 16.
16 होगा कि 13, यही वाला पॉइंट हमको यहाँ डिस्कस करना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है वेयर द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे। अगर मेरा ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, मतलब मुझे जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन 15 अगस्त आ गया, तो मुझे ये दिमाग में सेट कर लेना है मुझे 15 अगस्त नहीं, मुझे 14 अगस्त को पेमेंट करना है। लेकिन जिस दिन 14 अगस्त आया ना, उस दिन अचानक से हॉलीडे हो गया। सडन हॉलीडे होने से कौन सा डे लेना पड़ता है? सडन हॉलीडे होने आगे से वाला। सडन हॉलीडे में आगे कैसे लोगे? सडन हॉलीडे अचानक से कल हॉलीडे है, तो तुम कल मान लो कल मुझे पेमेंट करना है तुम लोगों को, ठीक है, और कल सडन हॉलीडे हो गया, तो तुम लोग आज कैसे पता चलेगा? कल आएगा तभी ना पता चलेगा सडन हॉलीडे है। सडन हॉलीडे में आगे वाला थोड़ी ना होगा, कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। फिर से सोचो क्वेश्चन, मेरा ड्यू डेट 15 अगस्त आ गया, तो मैंने कब पे करने का सोचा? क्योंकि 15 अगस्त मेरा छुट्टी का दिन होता है, तो उस दिन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पब्लिक हॉलीडे है, तो हम लोग कौन से डेट पे करेंगे? 14 अगस्त को। ऐसा सोचा था हम लोगों ने, लेकिन 14 अगस्त को क्या हुआ? 14 अगस्त को फिर से हो गया एक सडन हॉलीडे। जिस दिन 14 अगस्त आया, मान लो आज 10 अगस्त है, ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे 15 तारीख को पेमेंट करना है, फिर याद आया अरे 15 तारीख तो छुट्टी रहेगा क्योंकि 15 तारीख जो है वो हॉलीडे है, ठीक है, और जो कि पब्लिक हॉलीडे है, नॉन हॉलीडे है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग 14 तारीख को पेमेंट करने का सोचे, लेकिन जब 10, 11, 12, 13, 14 तारीख जिस दिन आया उस दिन अचानक से स्ट्राइक हो गया, ठीक है। अब हम लोग किस दिन पे करें? उसके कंक्लूजन में बोल रहा है देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द सडन हॉलीडे। तो 13 तारीख हम लोग को पे कर देना चाहिए। बताओ कौन, क्या ये सही है कि गलत है? यस मैम सही है ना? तो फिर हमें प्रीसीडिंग डे ही देना चाहिए ना, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? 13th को होगा। वेयर द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे एंड द प्रीसीडिंग डे इज अ सडन हॉलीडे, देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द सडन हॉलीडे। प्रीसीडिंग मतलब उसके आगे, तो ये ट्रू होना मैम चाहिए। हाँ मैम 13 तो बीत गया, हमको 14 का मालूम चला क्या सडन हॉलीडे है, तो फिर 13 कैसे दे पाएंगे? हाँ वो, हाँ मुझे भी तो वही लग रहा है, तो फिर तो फॉल्स होना चाहिए। देखते हैं ये लोग क्या बोल रखा है, एक मिनट देख लेते हैं। This can be understood from the fall x where August 15 is due date, then the revised due date is 15, which is considered as sudden holiday. Then the due date becomes 13th, preceding working day. अच्छा, अगर ऐसा होता है, इसके बारे में दिया नहीं है अगर ऐसा होता है तो 13th को लेना पड़ेगा ऐसे बोल रहा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 13th को है? ये तो मुझे अजीब सा लगा ये कंसेप्ट कि पब्लिक हॉलीडे का पता है, प्रीसीडिंग डे इज अ सडन हॉलीडे, देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द सडन हॉलीडे। ओह अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा रॉन्ग पढ़ लिया। वेयर द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे एंड द प्रीसीडिंग डे इज अ सडन हॉलीडे, देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द डे प्रीसीडिंग द सडन हॉलीडे। अच्छा नहीं, ठीक ही तो पढ़ा है। 15 तारीख के आगे 14 तारीख होता है। 14 तारीख अगर मेरा सडन हॉलीडे हो जाएगा तो मुझे तो नेक्स्ट डे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो 16th होना चाहिए। ये तो 16th होना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक बार देखेंगे, इसमें मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि 13 तारीख तो जाने के बाद पता चलेगा कि 14 तारीख मेरा सडन हॉलीडे है। ये तो सही है, जो जो लॉजिक हम भी दे रहे थे। ठीक है, देखेंगे इसका कोई रूल्स है कि नहीं। 6 नंबर वाला पॉइंट देखेंगे। अच्छा ये एमसीक्यूज देखो एक बार। इफ पेमेंट इज मेड ऑन द एवरेज ड्यू डेट, अगर पेमेंट एवरेज ड्यू डेट पे दे रहे हैं, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू डेटर, नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ देम। बोलो, इसको ही तो आज हम लोग बार बार कर रहे हैं। अगर ड्यू डेट पे पेमेंट करेंगे तो किसका लॉस होगा? डेटर का, क्रेडिटर का, या किसी का भी नो नहीं? लॉस। नो लॉस ऑफ द इंटरेस्ट टू आइदर ऑफ देम। ए मीन डेट इज कैलकुलेटेड। अच्छा ये मीन नहीं होगा, ये इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट है, ये हम लोगों ने अभी नहीं किया, तो ये नहीं बता सकते। अब बताओ ये थर्ड वाला, ये बता सकते हो। इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर एवरेज ड्यू डेट, द पार्टी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट इज। बोलो किसको इंटरेस्ट मिलेगा? इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर एवरेज ड्यू डेट, मान लो एवरेज ड्यू डेट है आज का डेट 29 तारीख, लेकिन जो पेमेंट करेगा वो बोल रहा है हम 5 नवंबर को पे करेंगे, ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट। तो बोल रहा है कि द पार्टी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, मतलब एंटाइटल मतलब मिलना, किसको इंटरेस्ट मिलेगा? डेटर को। डेटर को मिलेगा। डेटर को तो डेट पेमेंट करना पड़ेगा। जिसको डेटर को जिसको पैसा मिलता है। हाँ, डेटर मतलब जिसको पैसा मिलता है, डेटर मतलब जिससे पैसा मिलेगा। डेटर मीन्स तो कस्टमर, किसी का भी कस्टमर हो सकता है, और क्रेडिटर मीन्स जिसको पैसा पेमेंट हाँ करना। मतलब क्रेडिटर को, क्रेडिटर।
क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम अपने एवरेज ड्यू डेट पे नहीं देके देरी करते हैं तो फिर इंटरेस्ट एंटाइटल्ड का मतलब है जिसको मिलेगा। यहाँ पर रिसीवेबल पेएबल नहीं बताया, मिलेगा। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जो क्रेडिटर पार्टी होगा उसको मिलेगा, है ना। अच्छा, 4th नंबर देखते हैं क्या हमारे साथ। हाँ, होगा ये वाला क्वेश्चन। व्हेन ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे देन ड्यू डेट विल बी, अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो ड्यू डेट कौन सा होगा? प्रीसीडिंग बिजनेस डे, सक्सीडिंग बिजनेस डे। ड्यू डेट विल नॉट चेंज एंड विल रिमेन सेम, चेंज करना ही नहीं। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो कौन सा डेट लेंगे? प्रीसीडिंग, मतलब आगे वाला, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। 5th नंबर का, ए बिल ड्यू डेट ऑन 29th of Jan 2020 is made payable at 1 month after date. द ड्यू डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ये हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कर रखा था। वहां से बताओ, अगर 29th of Jan से लेके हमें कितना 1 मंथ बोल रहा है तो कितना होगा? 29th of फेब, ठीक है। ये 2020 है, 2020 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो 29th ले लेते हैं, तो 29th और इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 3rd मार्च। 3rd मार्च, है ना। 3 दिन ऐड करने से 3rd मार्च होगा। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। 3rd of March यानी ऑप्शन सी आंसर होगा। देख लेते हैं, ये ऑप्शन सी बताया, ये हम लोगों ने बी सी, ए बी सी, 3 का हो जाएगा ए। 3 4 5 देख लेते हैं, 3 4 5, 3 ए बी सी। हाँ, और 2 वाला हम लोगों ने स्किप किया, हमारा डिस्कस नहीं हुआ है वो वाला पॉइंट। 1 का ऑप्शन सी, 1 का ऑप्शन सी हुआ था आंसर। हाँ, 1 का ऑप्शन सी, ठीक है। बस ये वाला हमें एक बार देखना पड़ेगा। तुम लोग भी एक बार देख सकते हो कि बुक में अगर तुम लोग का ये जो पीडीएफ है ना, मतलब बुक तो है तुम लोग के पास, यहाँ अंदर कहीं बोल रखा है इस बारे में, तो एक बार देख सकते हो। ऐसा कोई रूल्स है क्या, देखते हैं। ऐसा कोई रूल्स अगर है तो, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डेज ऑफ ग्रेस, ये बता रखा है। बिल नोट पेबल फ्यू मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ साइट, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट व्हेन द मैच्योरिटी डेट इज अ हॉलीडे। नेक्स्ट, ड्यू डेट प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग, अच्छा ये देखो दे रखा है, पढ़ लो यहाँ पर, ये दे रखा है, हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, इफ मैच्योरिटी डे इज अ हॉलीडे, तो हमारा जो क्वेश्चन था ना जिसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ वही वाला दिया हुआ है। इफ मैच्योरिटी डे इज अ हॉलीडे आफ्टर इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस, ग्रेस ऐड करने के बाद हॉलीडे आ गया। जैसे मान लो 15 तारीख आ गया, 15 अगस्त, पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे इंक्लूडिंग संडे और अदर डेज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ऑफिशियल गेजेट में जिस सारे डेज को, सॉरी डेट्स को हम लोग मानते हैं पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगा? प्रीसीडिंग बिजनेस डे, यानी 15 तारीख का पहले वाला दिन। 14 तारीख मुझे देना पड़ेगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। ये प्रीसीडिंग डे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, अच्छा ये सडन हॉलीडे नहीं है, प्रीसीडिंग डे इज पब्लिक हॉलीडे। ये अगर फिर से पब्लिक हॉलीडे है, मान लो ये संडे हो गया, ठीक है, 14 तारीख संडे आ जा रहा है, तब हमें कब पे करना पड़ेगा? लॉजिक बताओ, लॉजिक के हिसाब से कब पे करना पड़ेगा? मुझे पता था कि मेरा पेमेंट 15 तारीख को होगा, लेकिन 13 को, तो लॉजिक तो ये बता रहा है 13 को, तो ड्यू डेट हो जाएगा डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे। तो इसका मतलब ये 13 तारीख हो जाएगा। तो ये केस तो अलग था, लेकिन उस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि ये पब्लिक हॉलीडे है ना, उस क्वेश्चन में बोला था सडन हॉलीडे। अब उसके बारे में कुछ दिया है क्या? उसके बारे में तो कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया। हो सकता है फिर वो कुछ गलत हो, क्योंकि मुझे वो गलत ही लग रहा है अभी तक, तो मुझे उसमें कुछ सही बात नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है वहां पर वो पब्लिक हॉलीडे लिखना था उन लोग को, उन लोगों ने लिख दिया है सडन हॉलीडे, उस वजह से हमारा आंसर जो है मतलब मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट दिन बता देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।